ये आपके सामने जो है ये यूपीएससी की जूम लाइब्रेरी है। इसे आप वर्चुअल लाइब्रेरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, नॉट जस्ट यूपीएससी, दूसरे एग्जाम्स के भी। और हम लोग बहुत सारे शेड्यूल्स भी रन करते हैं, जैसे करंट अफेयर्स का भी करंटली चल रहा है। तो मेन स्पेसिफिक अभी और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको यूपीएससी की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट चाहिए तो उसमें ये सब कंटेंट मिलेगा। तो इसका सबका सैंपल मैंने दिखाया हुआ है इस वीडियो के लास्ट में 20 मिनट्स में। आप स्किप करके लास्ट 20 मिनट्स देख सकते हो, या फिर आपको लगे कि 20 मिनट्स तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक है, टाइम स्टैम्प है, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली लास्ट उसी मोमेंट पर पहुँच जाओगे। तो हर एक चीज़ का सैंपल वहाँ दिखाया हुआ है एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑल्सो। 1.1 कास्ट सेंसस। एक बार ऊपर से और भी देख लेते हैं पूरे टॉपिक का। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिमांड की थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। ये डिमांड पहली बार नहीं हुई है, ये पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा हीटेड मोमेंट में चला गया था, इसलिए ये डिबेट न्यूज़ में आ चुकी है। कास्ट सेंसस क्या होता है, इसमें पहले क्या कुछ अटैम्प्ट्स किए गए थे। रोहिणी कमीशन फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस के बारे में पता होना चाहिए, जस्ट इन केस क्वेश्चन कम्स। अगर आप टाइमलाइन बनाते हो डेफिनेटली यू विल फेच मोर मार्क्स। ये एनालिसिस वाला पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, बिकॉज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इवन इन द एग्जाम और इवन मेंस का एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू में भी। और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट में पता होना चाहिए। देन वे फॉरवर्ड, आगे हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद SECC का थोड़ा सा डेटा है, इसमें सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेंगे कौन से हैं। स्टार्टिंग में ये जानना ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस में सेंसस क्या होता है और एक दूसरी चीज़ होती है, वो होता है सर्वे। तो ध्यान रहे, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये एक पूरी कंट्री है और इसकी जो भी पॉपुलेशन है, अगर आप उसको पूरे को ही एनसर्कल कर देंगे तो इस पूरे के जो डेटा आप कलेक्ट करोगे वो सेंसस हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो इस कंट्री के एक पोर्शन का ही मुझे डेटा चाहिए, वो एक सर्वे हो जाएगा। है दोनों केसेस में आपको डेटा ही कलेक्ट करना है, लेकिन सर्वे में आपको एक स्मॉल पोर्शन का डेटा कलेक्ट करना होता है। लेकिन जब बात करते हैं सेंसस की तो उसमें आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हो। जब बात की जाती है कास्ट सेंसस की तो यहाँ पर कास्ट वाइज पॉपुलेशन को आप एक मेथोडिकल मैनर में अरेंज कर देते हो। इंडिया के अंदर कास्ट जो था उसको इंक्लूड किया गया था सेंसस में 1931 में, लेकिन सेंसस पहली बार 1931 में नहीं हुआ था, सेंसस पहले हो चुका था। अब 1931 के टाइम पर क्या हुआ था ये चीज़ें, और 1941 में ये आपको आइडिया होना चाहिए। वो मैं एक बार जब ये बताऊँगा आपको ब्रीफ हिस्ट्री वाला, साथ में ज्वाइन करता चलूँगा डेटा को। तो हमें ये जानना है कि 1931 में पहली बार सेंसस में कास्ट को इंक्लूड किया गया था, लेकिन 1941 में उसके 10 साल बाद ही उसको रोक भी दिया गया था। उसके बाद 1947 के बाद भी गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव नहीं किया। हालांकि जब इंडिया ने 1951 में अपना ये जो पहली सेंसस की एक्सरसाइज की थी उसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को तो ऐड किया गया था। ध्यान रहना, सेंसस के अंदर दूसरी कास्ट का डेटा नहीं होता है, सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है। शेड्यूल्ड का मतलब ही वही है कि किसी चीज़ को आपने मेंशन कर दिया, आपने एक्नॉलेज कर लिया, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी कास्ट और ट्राइब्स भी होंगी जिनको शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं मेंशन किया गया है, या तो उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है या फिर उनकी एग्जिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इसलिए उनका डेटा मिल नहीं पाता है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब ये देख लेते हैं मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट क्या कुछ किए गए हैं कास्ट सेंसस को लेकर। इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। पहली बात तो जो सेंसस 2011 हुआ था उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज थी, यानी कि एक दूसरी चीज़ थी। इसमें हम लोग रूरल और अर्बन हाउस होल्ड का, देखो ये कीवर्ड्स हैं, दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स क्वेश्चंस इन डिफरेंट ऑप्शन, तो पता होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं रूरल और अर्बन हाउस होल्ड का, हो सकता है कि वो आपको वहाँ पर मेंशन कर दे कि ओनली रूरल का या फिर ओनली अर्बन का, इस तरीके से, और उनकी रैंकिंग की जाती है। अब ये जो सेंसस के कंपोनेंट्स होते हैं ये 3 होते हैं, ये तीनों कंपोनेंट प्लस इसमें कौन कौन इसको कंडक्ट करता है ये पता होना चाहिए। जैसे कि रूरल एरिया की अगर हम बात करोगे तो DORD, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर आप बात करते हो अर्बन एरियाज़ की, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन का रोल आता है। जब कास्ट सेंसस की ही बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है एंड सेंसस के कमिश्नर है। ये ज़रूरी है, ये आपको पता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। प्लस इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑनरशिप के बारे में, इनकम के बारे में, ये बात इतना ज़रूरी नहीं होगा। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे आपको पता होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, PM आवास योजना है, PM उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, ये सब वेलफेयर की स्कीम्स हैं,
सिटीजन्स के लिए। अब इन स्कीम्स को जब आप सर्विस पब्लिकली आप जब इम्प्लीमेंट करते हो तो कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, उस डेटा में आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी चेक करना होता है। तो इस तरह का जो डेटा हमारे पास होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा, उसकी यूटिलिटी क्या होती है। 2017 में सेंटर ने जो पॉवर्टी लाइन थी ना उसको रिप्लेस कर दिया था। तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट है अब कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्कीम के बेनिफिशरीज कौन होंगे, है ना, रूरल एरियाज़ वगैरह में, उसमें हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के डेटा का यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है इन स्कीम्स लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, इस तरीके से। अनदर फैक्चुअल थिंग इज़ रोहिणी कमीशन के बारे में। 2017 में गवर्नमेंट ने इस कमीशन को सेटअप किया था। दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, रिटायर्ड थी जस्टिस जी रोहिणी। पूरा नाम याद रखना ज़रूरी नहीं, भाई इतना जान लो कि रोहिणी कमीशन क्या है, क्यों इनका रोल क्या था। टारगेटेड सर्विस डिलीवरी के लिए, अब टारगेटेड सर्विस डिलीवरी एक तो होता है सर्विस डिलीवरी, एक टारगेटेड होता है। टारगेटेड का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक सेक्शन को चूज़ करते हो और वहाँ तक आप अपने बेनिफिट्स को पहुँचाना चाहते हो। तो एक अटेम्प्ट था कि हम लोग ओबीसी में कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, यानी कि देखो ओबीसी के अंदर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेल टू डू स्टेट फैमिलीज़ भी होती हैं, हाउस होल्ड्स भी होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी होते हैं। उनका कैटेगराइजेशन किया जाए ताकि जो लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन्हीं तक हम लोग सारे सर्विसेज और बेनिफिट्स पहुंचा सकें। तो कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। उसमें हमको मेजरली ये जानना है कि उन्होंने प्रपोजल दिया था कि ओबीसी को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। कौन सी कैटेगरीज होंगी, उसमें कहा था कि जो 27% है ना उसको इस तरीके से डिवाइड करो कि एक तो 2% का हो जाए, ओबीसी में कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाएं जो 2% में आएंगे, फिर 6 में, फिर 9 में और 10 में। अब ये कैटेगराइजेशन की परसेंटेज पूछ ली जाती है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको याद रखना। बाकी इनका काम क्या था, ऑब्वियसली बात है, मैकेनिज्म बनाएंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, क्या कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं कैटेगराइजेशन के ओबीसी के। प्लस में इन्होंने एक बहुत मेजर रिकमेंडेशन दी थी कि ओबीसी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना इनका कंप्लीट डिजिटाइजेशन होना चाहिए। अब आपको पता है कि ये पॉइंट प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं बना के दे दिया जा सकता है और आपसे पूछेंगे कि क्या ये रोहिणी कमीशन का रिकमेंडेशन था। इस चीज़ को ना आइडिया लगाने की कोशिश करो कि बात की जा रही 2017 की, ठीक है, और ये जो टाइम चल रहा है ये एनडीए गवर्नमेंट का चल रहा है, और एनडीए गवर्नमेंट ने आने के बाद डिजिटल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो आप उससे भी थोड़ा सा अगर आपको इसका याद नहीं भी रहता है तो फिर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2017 मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बहुत रिसेंट की बात है, और इस टाइम में हम लोग हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो हाँ, बहुत बड़े प्रपोजल के अंदर ये रिकमेंडेशन हो सकता है कि इसका कंप्लीट डिजिटाइजेशन किया जाए, ठीक है। ये रोहिणी कमीशन याद रखना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ये कंपोनेंट्स, ये याद रखने की चीज़ें हैं। अब ये जान लेते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री क्या रही है कास्ट सेंसस के बारे में। ध्यान रहे वो कास्ट स्पेसिफिक सेंसस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 1830 में पहला कंप्लीट सेंसस आया था इंडिया का, जिसको कंडक्ट किया था हेनरी वॉल्टर ने। अब आप 1830 को जब देख रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे समझने की कोशिश करो कि इस टाइम पर कौन कौन कैसे कैसे क्या कुछ अपॉइंटेड था। तो याद करो, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम पर गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले इससे 1830 से थोड़ा सा पहले 1828 में आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और 29 के आसपास ना जो ठगी सिस्टम था ना उसको भी सप्रेस करने की कोशिश की जाती है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब 1830 में बहुत स्पेसिफिक अगर बात करते हैं हम तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे विजिट करने के लिए, लेकिन वो चीज़ आपको इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर थोड़ा सा और अगर आगे की तरफ चलते हो तो याद करने की कोशिश करो कि 1832 में जैंतिया का एनेक्सेशन भी किया गया था, ऑलराइट। और कंपनीज़ का जो चार्टर एक्ट था 1833 का, वो 3 साल बाद इसका रिन्यूअल हुआ था। तो ध्यान रहे कि चार्टर एक्ट से थोड़ा सा पहले ये कंप्लीट सेंसस आया था हेनरी वॉल्टर के द्वारा, ठीक है। और कहाँ पर किया था, ढाका में। ढाका आज की डेट में कहाँ पर है, बांग्लादेश में। अब जब द मोमेंट बांग्लादेश की बात आती है तो आपको सडनली पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब हम देखते हैं कि 30 के बाद फिर 6 साल बाद की बात आती है, सेकंड सेंसस कंडक्ट किया गया था 1836 में। इस टाइम पर हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, उनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, AUCKLAND। लॉर्ड ऑकलैंड वॉज द गवर्नर जनरल 1836 से 42 तक। तो 1837 में एक और मेजर हैपनिंग होती है, वो होती है कि नॉर्थ इंडिया में फेमाइन होती है, ठीक है। 1836 में नॉर्थ इंडिया में फेमाइन होती है, बहुत मेजर एक मोमेंट, मतलब एक पॉइंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपको पता होना चाहिए। उसके फिर कुछ समय बाद आपको पता होगा कि बीच में 1853 भी आता है, 1858 भी आता है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी आता है। अब बात करते हैं 1872 में। इसको हम लोगों ने पॉपुलरली बोला था कि ये पहला पॉपुलेशन सेंसस है इंडिया का, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब 1872 से आपको समझना हो तो आपके पिछले तकरीबन 10 साल पीछे चले जाओ तो 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की गई थी।
ठीक है। और इसके आसपास ही 1872 के, अब देखो आगे या पीछे की तरफ में ही, ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आसपास ही हो रहा होता है, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी आसपास ही हो रही है, रिपन वगैरह के बारे में, लिटन वगैरह के बारे में, ये सब पॉइंट आसपास चलते हैं 1872 की रेंज में। फिर हम बात करते हैं 1881 में। अब इसके 4 साल बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 1881 में पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था इंडिया का। एक्चुअली हम इसी को रिकॉग्नाइज करते हैं मोस्टली, तो 1881 वाले को ही। इसमें एक बात और ध्यान रखना, 1881 में इसके साथ साथ पहला फैक्ट्री एक्ट भी आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया था। और लॉर्ड रिपन के बारे में ये याद रखना कि ही वाज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मैं बस इस तरीके से रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा याद रहे। 1931 बहुत ही मेजर टाइम था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। 1931 में मेजर क्या हुआ था? सबसे पहली बात तो गांधी और इरविन पैक्ट का हुआ, गांधी एंड इरविन पैक्ट हुआ था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सस्पेंशन हुआ था। याद रहे अभी जो 2021 का प्रीलिम्स था उसमें इन्होंने बहुत स्पेसिफिक डेट पूछी थी, 8 अगस्त 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। कुछ लोगों ने उसमें कन्फ्यूजन के साथ क्रिप्स मिशन को भी टिक किया था। तो ये पता होना चाहिए कि 1931 के अंदर कई मेजर हैपनिंग्स हुई थी, तो उनकी सीक्वेंस क्या थी। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सस्पेंशन भी हुआ था। फिर गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट भी लिया था, जहाँ उन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, इनका एग्जीक्यूशन भी इसी टाइम पर हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी टाइम यही रहा था। तो 1931 दिमाग में होना चाहिए। ऊपर एक जगह पे हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने 1941 में इस प्रैक्टिस को रोक दिया था। अगर हम 1941 की बात करें तो उस टाइम पर मेजर हैपनिंग्स क्या हो रही थी? सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह की मूवमेंट थी ना, बारदोली सेशन में, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके अलावा एक और मेजर हैपनिंग थी कि सुभाष चंद्र बोस ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया इन 1941 ओनली। 42 में आपको पता है क्रिप्स मिशन भी आता है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना आज़ाद, वो रिजेक्ट करते हैं क्रिप्स मिशन को। फिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी पास करती है क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन। 8 अगस्त को जो पासिंग होती है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की कमेटी की बॉम्बे में। फिर 12 अगस्त के आसपास क्रिप्स जो होते हैं इंडिया को मतलब क्रिप्स लेफ्ट इंडिया बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ हिज मिशन। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की बिगिनिंग होती है 1841-42 के आसपास वो था। अब 1953 में देखने की कोशिश करो, काका केलकर कमीशन की बात की गई है। तो पहला नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया गया था। ये अपॉइंटमेंट की बात है। अच्छा, 1953 से आसपास, पहले तो आपको पता होगा 1950, 51, 52 में, लेकिन 54 का देखो, अभी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया था पद्मा अवार्ड्स को लेकर 1954 का। थोड़ा सा और आगे चलते हो तो 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था। इस तरीके से आप ऊपर नीचे याद कर सकते हो। 1979 के अंदर गवर्नमेंट ने एक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन सेटअप किया था, बीपी मंडल कमीशन पता होना चाहिए किस तरह के क्लासेस के लिए होता है। अब 79 के आसपास क्या चल रहा था, इमरजेंसी के बाद की बात है ये, ठीक है। 1990 में पता होगा, 1991 में आप लोगों का हमारा जो एक तो ये हुआ था एनसीटी का था, जो न्यू दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाला था पॉइंट। 1991 में हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए थे। फिर उसके बाद 1992 के अंदर 73rd 74th अमेंडमेंट्स भी आए थे। तो ध्यान रहे कि उसके आसपास ही हमारा मंडल कमीशन था, इसकी जो रिपोर्ट थी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो इस तरीके से आप चीज़ें एसोशिएट कर करके याद रख सकते हो। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर। असली मुद्दा ये है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि कास्ट बेस्ड सेंसस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि है रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप दोनों को समझते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है सेंसस में, कास्ट बेस्ड सेंसस में, सर्वे के अंदर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ऑन कास्ट, तो कि कास्ट का डेटा हमारे पास अवेलेबल है या फिर नहीं है, इसके ऊपर अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और फेवर में। अगेंस्ट वाले वो लोग जो बोल रहे हैं कि भाई कास्ट का जो डेटा है वो कि जो क्या कहते हैं मतलब नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस, और फेवर वाले कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस अलग से होना चाहिए। अब ये देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो कास्ट का सेंसस जो एस्टिमेट है ना हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। उसके पास पूरा का पूरा सोशल ब्रेकअप है इंडियन पॉपुलेशन का, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको कंडक्ट किसने किया है? एनएसएसओ ने और नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ने। इनके पास बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, एससी का, एसटी का और इवन ओबीसीज का भी, ध्यान रहे। अब बात करते हैं कि कास्ट सेंसस का लेकर के फेवर में क्या, वो कह रहे हैं कि सर्वे जो हुआ है ना एनएसएसओ का और एनएफएचएस का, ये सर्वे है और सर्वे सेंसस नहीं होता। ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था, सर्वे इज़ डिफरेंट देन सेंसस। उन्होंने कहा कि जो सर्वे बेस्ड एस्टिमेट्स है ना वो सेंसस में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी नहीं है। आप ये जान लो कि इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनएसएसओ और एनएफएचएस का डेटा है, लेकिन जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, वो कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ सर्वे का डेटा है, ये पूरा ओवरऑल डेटा नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। देखो, अगर
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमको दोहराना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा मेजर सेंसस होगा उसमें डिले होना है। ठीक है, क्योंकि नई चीज़ें ऐड होगी। सेकंड चीज़, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई करवा दो, वो ये कहना चाह रहे हैं यार ये तो कॉमन सी प्रैक्टिस है। जब आप पॉपुलेशन का डेटा ऐड करते हो सेंसस के अंदर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेटा होता है जो आप सेंसस के बाद में रिलीज़ करते हो। तो आप मेजर सेंसस करवाओ, उसके बाद आप कास्ट बेस्ड डेटा अलग से करवाओ, उसको बाद में रिलीज़ करते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है ही, पहले से ही चलता आ रहा है। बहुत सारा डेटा होता है जो मेन सेंसस के बाद में आता रहता है। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वेरी क्रूशियल पॉइंट, मैंने इसलिए इसको अलग कलर में हाईलाइट किया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। ये मल्टीपल बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर वी डू नॉट कास्ट आर वोट्स, बल्कि वी वोट आर कास्ट, यानी कि हम अपनी वोट नहीं देते हैं। मतलब ये कास्ट वर्ड को लेकर इन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं बन सकता इतना सीधा साधा। तो पॉपुलेशन इस तरीके से डिवाइडेड है कि अपनी कास्ट को लेकर, ठीक है, वो वोट करते हैं कि हमारी कास्ट से कोई बंदा है, वो अगर है, वो इलेक्शन में खड़ा हो तो उसको हम वोट दे देंगे। तो वो अपनी कास्ट को ही वोट कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश के वर्ड्स हैं और ऊपर नीचे हो जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा। अब ये पढ़ने की ज़रूरत है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, डेटा होगा, तो क्या होगा कि जब हम पॉलिसीज़ बनाएंगे ना वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, उसमें जिस तरीके से टारगेटेड डिलीवरी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है बेनिफिट्स वगैरह का बेनिफिशरीज़ को, वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। हमारी पॉलिसीज़ को हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इंदिरा साहनी का जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने भी डिमांड की थी कि इस तरह का जो एविडेंस होता है ना कि भाई कितनी पॉपुलेशन का क्या रेशियो चल रहा है, वो हर 10 साल में कलेक्ट होना चाहिए, ताकि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा सकें, और जो ऑलरेडी प्रिविलेज हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो हर 10 साल में चेक करते रहो कि कितने लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर लाइन से अबव आ चुके हैं, अब उनको उतने प्रिविलेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है और एड ऑन हो गए हो, ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो इंदिरा साहनी जजमेंट को भी आप कोट कर सकते हो। अब रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर भी राइज है। उन्होंने कहा था कि जो कास्ट सेंसस अगर हम अलग से करेंगे ना, इट विल लीड टू क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत आप उत्तेजना के साथ बोलने की कोशिश करते हो। इससे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि कल को और डिमांड उठेगी। ठीक है, जैसे पहले भी देखने को मिला था ना, जाट्स को लेकर, पटेल्स को लेकर ये डिमांड उठने को मिली थी रिजर्वेशन को लेकर के। तो उन्होंने कहा था कि ये डिमांड और बढ़ जाएगी अगर आप कास्ट का डेटा लेके आओगे, लोग और सामने पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोगों का मुद्दा ये है कि कास्ट का डेटा लेने की ज़रूरत ही क्यों, ख़त्म ही करो ना कास्ट का मुद्दा, पूरा बात ही मत करो। पॉइंट क्या है कि कास्ट वर्ड ही क्यों यूज़ करना है हमें। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बार बार ज़्यादा चीज़ों को डिस्टिंक्ट करोगे कि एक अलग से डेटा लेके आओ अलग से, और तो वो चीज़ें नोटिस में रहेंगी, अच्छा इतनी कास्ट इतनी है, तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी। लोगों को दिखेगा कि यार इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो भी डिमांड बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि कल को जो कोर्ट ने 50% की जो लिमिट लगाई हुई है उसको हमें और चेंज करना पड़े, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। कब तक लोगों को रोकोगे आप। वो ये कहना चाह रहे हैं, अब जो फेवर वाले थे वो कह रहे हैं कि भैया ऐसी बात है, ये डिमांड्स तो बिना कास्ट सेंसस के भी उठ रही हैं और कास्ट सेंसस होगा तो भी उठेंगी। ये तो दोनों ही केसेस में है। पिछले एक डेकेड के अंदर अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन को लेकर मराठास ने, पटेल्स ने, जाट्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, और बहुत सारे तो वायलेंट भी हो गए थे। ठीक है, तो अप टू डेट डेटा नहीं होता है ना, उससे डिमांड नहीं रुकने वाली है। तो डेटा तो रखो आप, डेटा तो हम लोग बेनिफिट्स की डिलीवरी के लिए बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो पहले भी थे, अब भी होंगे और आगे भी होंगे प्रोटेस्ट। वो कोई लॉजिक आपका ठीक नहीं है। तो देख लो, ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की बातें हैं, लेफ़्ट राइट नहीं, मेरे हिसाब से फेवर और अगेंस्ट कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना। वे फॉरवर्ड हम कर क्या सकते हैं, हमको अंडरस्टैंड करना होगा कि कास्ट डेटा की यूटिलिटी क्या है, यानी कि उसका हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तब उस पर हम जोर दे सकते हैं। गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, कितने बेनिफिशरीज़ हैं, कितना पहले था, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, वो भी तो पता चलना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए। तब हम इस कास्ट डेटा के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें ये देखना पड़ेगा हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है उसका क्या यूज़ हो सकता है। NSS का है, NFHS का है, उसका जो अवेलेबल डेटा है उसका हमने क्या यूटिलाइजेशन किया है, कितना आउटपुट निकला है, कितना हॉलिस्टिक मैनर में, कितना इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोगों ने उसको डिलीवर किया था। ये सब बातें जब हमें पता होंगी, यार ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं ये आंसर राइटिंग के। तो ये जो UPSC हैंडी बुकलेट है ना, मैंने इस वीडियो के एंड में जो पूरा का पूरा सैम्पल है दिखा भी रखे हैं, उसमें ऐसे मोर देन 400 कीवर्ड्स हैं, और आपकी स्क्रीन पे भी आपको नीचे बॉटम में दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इफ़ यू वांट ऑल दोस कीवर्ड्स यू कैन डाउनलोड देम। तो चेंजेस इन द सेंसस टू मीट द डिमांड ऑफ द आवर,
कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि समय के साथ बदलाव की ज़रूरत है, तो आप अगर चीज़ों को थोड़ा चेंज कर दोगे, है ना, जैसे उन्होंने कहा था कि डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स की बात की जा रही है, तो आपको पता ही होगा कि अब जो 2021 वाला जो सेंसस है वो पूरे तरीके से डिजिटलाइज़ किया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा होगा, उसमें तो डेटा बहुत जल्दी कलेक्ट भी हो जाएगा और उसमें वो लोग जियो लोकेशन का भी यूज़ करने वाले कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर किस तरह के लोग हैं, तो डेटा का रीडिंग भी जल्दी होगी और डेटा का हम लोगों को फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कास्ट वाले पॉइंट के ऊपर भी सोचने की कोशिश करो कि अगर जस्ट इन केस हम लोग सेंसिटिव डेटा को यूज़ करेंगे तो कहाँ कहाँ उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। मेथड्स कितने फास्ट हैं, कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं, हर बात का। कंक्लूजन ये है कि बिफोर दूसरा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जाए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी उससे क्या सीखा है, ठीक है, क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और कितना एक्सक्लूजनरी डेटा हमारे पास होना चाहिए बेनिफिशियरी को, स्टेट सपोर्ट क्या रहा है, ये सब बातें जाननी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि फर्दर जो हम पॉलिसी पे काम करेंगे उसमें हमारी हर एक जो स्ट्रेटजी हो वो रिफ्लेक्ट हो अच्छे से, हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारा जो विजन है सोसाइटी के वेलफेयर को लेकर, सिटीजन्स के वेलफेयर को लेकर, वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छे मेथड्स होने चाहिए हमारे पास, रेलेवेंस कितना है, ठीक है, डेटा को हम डिसेमिनेट कैसे कर रहे हैं, उसका प्रचार कैसे कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, लोगों का कुछ सेंसिटिव डेटा होता है उसकी प्रिवेसी मेंटेन की गई है नहीं की गई है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है एज ए कंक्लूजन। अब ये जो डेटा है इसमें आप एक बार ज़रा इसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं ज़रा। इसमें उन्होंने बात की है टोटल हाउस होल्ड्स कितने कंट्री में। अब जब आपको ना हाउस होल्ड की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, वैसे मुझे लगता नहीं इतनी महत्वपूर्ण होगी बट स्टिल एक आइडिया होना चाहिए। तो रूरल प्लस अर्बन में टोटल इंडिया में हमारे पास 24.49 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। अगर आपको ये एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आता है तो आप लिख सकते हो अराउंड 24 करोड़ भी, ठीक है, टू द पॉइंट याद हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसमें से टोटल रूरल कितने हैं, तो 17.97 के आसपास हमारे पास रूरल हैं। ध्यान रहे, अब इसमें परसेंटेज अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो तकरीबन 18% है ये, ठीक है, और 24 ऊपर वाले को 24 मान लो, इसको 18 मान लो, तो कितना बन गया ये 18 आउट ऑफ 24 कितना चला जाता है, तो ये 6 से जाता है तो 3/4 यानी कि 75% के आसपास हमारे पास रूरल हाउस होल्ड है। तो एक आपके पास लाइन निकल के आ गई। अब आपको अगर ये याद ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इतना याद रखना है कि 24 करोड़ हमारे पास टोटल है रूरल प्लस अर्बन, उसमें से 75% यानी कि उसका 3/4 हमारे पास रूरल है। इस तरीके से डेटा याद रखने में आसानी हो जाती है। आगे ये हर एक चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा एक बार रीड कर लो। उन्होंने कहा कि कुछ एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड भी हैं, ठीक है, एक्सक्लूड किया गया इन हाउस होल्ड्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन 14 पैरामीटर्स को फुलफिल किया होता है। अभी कौन से पैरामीटर है भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, जिसकी अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ है, इस तरह के कुछ उन्होंने कैटेगरीज बनाई है, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो वो कितने हैं, वो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास हैं। बस इतना, ये पर आपको याद नहीं रखना कि एक्सक्लूजन को कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ हैं जो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि विदाउट शेल्टर वाले जो डेस्टिट्यूट्स में हैं, मैनुअल स्कैवेंजर की फैमिलीज़ हैं, ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हैं, ये भी आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत है। कंसिडर्ड फॉर डेप्रीवेशन, नॉट रिपोर्टिंग डेप्रीवेशन, नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ये 2 पॉइंट बहुत हैं। टोटल हमारे पास हाउस होल्ड इतने हैं और उसमें से 75% हमारे पास रूरल है, बच गए 25 वो हैं अर्बन। दैट्स इट, इतना ही डेटा था। तो अब फाइनली एक बार ऊपर से देख लेते हैं। हम लोगों ने कास्ट सेंसस के बारे में देखा, कास्ट सेंसस क्या होता है, टेबुलेशन क्या चीज़ होती है उसमें, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के कुछ कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। रोहिणी कमीशन इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कास्ट सेंसस की, और फेवर में और अगेंस्ट में क्या कुछ पॉइंट्स हमारे जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में ध्यान रखना, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन पे जाते जाते एग्जामिनर जो होता है ना, उसका मूड थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकता है ऊपर से, लेकिन यहाँ पर आप उसका मूड ठीक कर सकते हो अच्छा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन लिखकर। और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेकंड टॉपिक है हमारा डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। अभी न्यूज़ में ये चीज़ इसलिए थी क्योंकि मानसून का सेशन में लोकसभा में सिर्फ 21 आवर्स की फंक्शनिंग हुई थी और उसमें से भी 22% की प्रोडक्टिविटी थी। तो समनिंग ऑफ द सेशंस क्या होता है पार्लियामेंट का, और इस चीज़ के बारे में और डिटेल में अर्जेंट सिने डाई वगैरह क्या होता है, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये सिटिंग आवर जो है पार्लियामेंट के डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, आपको पता होने चाहिए। पार्लियामेंट की सीटिंग जो डिक्लाइन हो रही है उसमें एक ग्राफ है बड़ा अच्छा, 1958 से लेकर और अभी 2018 तक का एक डेटा है हमारे पास। इसके क्या क्या हमारे पास इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे रिड्यूस हो गई है, इनफेक्टिवनेस में क्या फ़र्क पड़ा है, बिल्स की पासिंग वगैरह को क्या स्टेटस है, इंपॉर्टेंट बिल्स कौन से पेंडिंग है। यहाँ पर आप देखोगे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर भी बात की गई है जो बहुत समय से पेंडिंग है, 2 साल से। फिर वे हेड क्या हो सकता है, वे हेड में हम लोग जनरली देखेंगे यूके, यूएस, कनाडा वगैरह जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके जो पार्लियामेंट हैं उनके साथ हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है इसमें क्या कुछ आता है।
क्या पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आता है नहीं आता, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। पार्लियामेंट के आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, 79 से 122 तक आते हैं। और पार्ट कौन सा होता है, पार्ट 5 की बात की जाती है। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। ध्यान रहे, प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम 3 पिलर्स की बात करते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हमारा आंसर होता है नो, ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में जो फ्रेमर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने रिलाई किया था ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर रादर देन अमेरिकन सिस्टम पर। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, आर्टिकल 80 में आता है, और लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है। ये थोड़ा सा बेसिक सा था। अब ये जो न्यूज़ में था कि इसकी सिटिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम और जानने की कोशिश करें तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं, ये समनिंग क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्न सीने डाई क्या होता है। तो पहले समन के बारे में देख लेते हैं। समन बेसिकली आप बोलते हो किसी भी तरीके को ऑफिशियली नोटिस से आप किसी को बुलाते हो, यू कॉल समबडी थ्रू एन ऑफिशियल नोटिस। तो पार्लियामेंट के अंदर समन करना होता है पार्लियामेंट को, ये चीज़ मेंशन है आर्टिकल 85 में। इसके साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि समन करने की, पार्लियामेंट को समन करने की पावर किसके पास है, वो गवर्नमेंट के पास है। ध्यान रहे, हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में आ जाए पॉलिटी में ऑप्शन में कि जो पावर है समन करने की वो लोकसभा स्पीकर के पास है या फिर प्रेसिडेंट के पास। जी नहीं, तो करेक्ट वर्ड है गवर्नमेंट के पास। और ये डिसीजन कौन लेता है, कैबिनेट की कमेटी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर, वो ये डिसीजन लेती है। डिसीजन को फॉर्मलाइज प्रेसिडेंट ही करेंगे। ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं से नंबर कट जाते हैं। इंडिया के पास एक फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलता है, उसमें से लॉन्गेस्ट होता है हमारा बजट सेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा बजट सेशन होता है और वो लॉन्गेस्ट होता है नहीं होता। जो रिसेंट का मानसून था ना, उसमें जो था वो अडजर्न सीने डाई 2 days ahead ऑफ ए शेड्यूल डेट। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है। अडजर्नमेंट होती है एक सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, इसको टर्मिनेट किया जाता है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। तो जो वो बेसिकली वर्क को सस्पेंड कर देता है एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, ठीक है। वो टाइम आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है। ध्यान रहे, वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए सिर्फ सिटिंग को टर्मिनेट करता है। लेकिन जब बात करते हैं अडजर्न सीने डाई की, अडजर्न सीने डाई के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाता है सेशन पार्लियामेंट का एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए, किसके द्वारा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। तो इस बार जो अडजर्न सीने डाई हुआ वो अपने शेड्यूल्ड डेट से ही 2 दिन पहले ही हो गया था। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन ने कुछ प्रोटेस्ट कर दिया था वेरियस इश्यूज़ को लेकर। अभी इश्यूज़ में आपको जंप करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इस बार जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स थी उसका अडजर्न सीने डाई हो गया था। सीने डाई का मतलब ये होता है कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए। 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर्स में भी डिस्ट्रप्शंस थे। तो ये तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर क्या होते हैं। क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, ठीक है। इसमें मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं। इसका इनिशिएशन पता है कब हुआ था, ये 1892 का जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, वहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन आवर की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर मेंशन्ड है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड होता है, ठीक है। ये मत बोलना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये इस बार एक आया था ना टॉप प्रीलिम्स 2021 में, आरबीआई के जो गवर्नर को लेकर के, गवर्नमेंट के पास पावर होती है आरबीआई को लेकर के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। तो उसी तरीके से ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। फिर इसमें स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। 0 आवर के बारे में पहले भी एक विजन के मैगजीन में टॉपिक आ चुका था पूरा डिटेल में। तो ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, ध्यान रखना। 0 आवर के साथ लिखा आएगा ऑप्शन में, क्या ये फॉर्मल डिवाइस है? नहीं, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। यहाँ पर आप मैटर उठाते हो विदाउट एनी प्रायर नोटिस। क्वेश्चन आवर में आपको पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको नोटिस देना पड़ता है, बट 0 आवर में आपको नोटिस नहीं देना होता। ये इंडियन इनोवेशन है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, 0 आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। और ये 0 आवर इमीडिएटली क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है। तो ऐसा 4th कॉन्जिक्यूटिव सेशन था जिसको कट शॉर्ट कर दिया गया था। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार जो होते हैं, तो लगातार ऐसे 4 सेशंस हो चुके हैं जिनको कट शॉर्ट किया गया है। उसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें आपको और बता देता हूँ। ये जो एडजर्नमेंट वाले के साथ साथ आपने और भी चीज़ें सुनी होंगी ना, जैसे कि समन तो हो गया, आर्टिकल 85 में ऑफिशियल इन्वाइट करना, एडजर्नमेंट हो गया। एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगा, ध्यान रहे प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देगा, लेकिन एडजर्नमेंट जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है,
ठीक है, ये थोड़ी छोटी चीज़ें। समन कौन करेगा, समन करता प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके पास रिक्वेस्ट कहाँ से जाती है, गवर्नमेंट की साइड से। और प्रोरोगेशन भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो पहले ये जानते हैं कि प्रोरोगेशन क्या होता है। प्रोरोगेशन में टर्मिनेट कर दी जाती है सिटिंग और सेशन दोनों। तो यानी कि स्टार्टिंग किसने की, प्रेसिडेंट ने, और एंडिंग भी कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। स्टार्टिंग में क्या किया, समन, एंड में क्या किया, प्रोरोग किया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो सेशन की एंडिंग हुई है, ध्यान रखना। फिर होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन तो सिर्फ लोकसभा का ही हो सकता है, ये भी पता होना चाहिए, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। और एक चीज़ और भी होती है, एक लेम डक सेशन भी होता है, पर वो अभी तो इतना नहीं है हमारे टॉपिक में। हमको बेसिकली यही जानना है कि सेशंस क्यों हो रहे हैं। तो अभी रीजंस देख लेते हैं। डिससेटिस्फेक्शन है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके जो ग्रीवेंसेस थे, उनकी जो शिकायतें थे, उनको पूरा समय नहीं दिया गया है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो कह रहे हैं कि उनको उनकी शिकायतों को पूरा समय नहीं दिया गया है, तो वो डिससेटिस्फाइड है। उनका ये भी रीज़न दिया गया कि अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, इनका बहुत ही इनसेंसिटिव बिहेवियर, स्पेशली जो ट्रेजरी बेंचेस हैं। अभी ट्रेजरी बेंचेस कीवर्ड आपने शायद पहले ना सुना हो इतना। ट्रेजरी बेंचेस में वो आते हैं जो आपके पार्लियामेंट में आगे वाली सीट्स पर बैठे होते हैं ना, जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। ये प्रथा भी ब्रिटिशर्स के टाइम से है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं, ये बहुत इनसेंसिटिव बिहेवियर रहा है इनका। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट होती है वो। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, जो उनके नियम कानून हैं, कायदे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रही हैं, तो उनका डिसिप्लिन नहीं है अच्छा। एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट डिसरप्टिंग एमपी, जिन्होंने भी जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन था, उनके भी जो खिलाफ जाते हैं, उनके प्रति कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया गया है। और जो स्टैंडिंग कमिटीज़ थी, उन्होंने कुछ डिबेट्स किए थे आउटसाइड द हाउस। सिटिंग आवर्स भी फिक्स नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स के अंदर, ये तो पता ही होगा आपको, हम लोगों ने भी बात की थी ऊपर भी। फिर कोविड-19 का पैंडेमिक था, जिसके कारण भी 2 सेशंस का कर्टेलमेंट हो गया था। ये तो कुछ रीजंस थे, सारे याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो कम से कम 4 तो याद कर ही लेना, कोई भी 4 जो आपको ईजी लगे। एक तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का था भी, जो गुस्सा उठा था, वो तो पता होगा, वो सब न्यूज़ में भी देखा था। तो ये तो ऐसी चीज़ है नहीं कि आपको मालूम नहीं होगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो इतना तो आपको न्यूज़ देखना होगा, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आपको न्यूज़पेपर से आइडिया लगेगा, फिर यहाँ डिटेल में आप उनको पढ़ सकते हो। तो हुआ क्या है कि आप इस ग्राफ को देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये जो कुछ ब्राउन टाइप का सा कलर है, जो मेहंदी कलर सा दिख रहा है, ये लोकसभा के सेशंस के बारे में है। और ये जो थोड़ा ब्लू सा दिख रहा है, लाइट ब्लू में, स्काई ब्लू में, ये आपको राज्यसभा का दिखेगा। अब बात करते हैं 1952 की, जहाँ से हमारा पहले पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होते हैं, और डेटा हमारे पास बजट सेशन 2018 तक का है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो एवरेज है, ठीक है, वो डिक्लाइन होता आ रहा है। एवरेज आप देखोगे परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। ये बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी का टाइम चल रहा था हमारा। तो जो पहले 2 डेकेड्स थे ना, स्टार्टिंग की बात करो 1952 की बात कर लो, 62 70, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट ठीक था। ये पहले 2 डेकेड्स की बात की जा रही है। यहाँ पर एवरेज टाइम देखोगे ना आप, एवरेज देखोगे, एवरेज कहाँ निकलेगा, ये 150 डेज़ है, ये 100 डेज़ है। तो एवरेज यहाँ पर 120 के आसपास तक बन रहा है। आपको दिख रहा है ना ये ग्राफ, एवरेज 120 जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप बात करोगे आगे इसके बाद की, तो यहाँ पर आपको एक एवरेज दिखाई देगा, ये 50 की लाइन में जा रहा है। वो यही दिखाना चाह रहे थे। तो आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ग्राफ को बना करके सिंपली बता सकते हो कि पहले 2 डेकेड्स में 120 डेज़ का एवरेज सिटिंग होती थी, और उसके बाद में जनरली हमको 70 डेज़ के आसपास की एवरेज सिटिंग देखने को मिल रही है। अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, पार्लियामेंट का डिसरप्शन होगा, तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंक्शनिंग ही नहीं हो रही, मिल नहीं पा रहे हैं, तो डिस्कशन कहाँ से हो पाएगा, है ना। ओरली उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट की कमिटीज़ वगैरह होती हैं, ये आपको पता होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है जानना कि जो डिबेट होता है ना, पॉलिटिकल डिबेट होता है, वो बहुत तरीके से उसको केयरफुली एग्जामिन करना, उसको स्क्रूटनाइज करने का काम होता है हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। तो जब भी कोई बिल वगैरह बन जाता है ना, पास हो जाता है, या फिर उसको भेजा जाता है कमिटीज़ के पास, तो कमिटीज़ होती हैं, वो एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डेटा को चेक करने के लिए होती हैं। तो ये कहा गया है अभी कि सिर्फ 12% ही गवर्नमेंट के जो लीगल प्रपोजल्स थे ना, वो कमेटी के पास भेजे गए थे स्क्रूटनी के लिए, जो करंट लोकसभा चल रही है। करंट कौन सी चल रही है, 17th लोकसभा चल रही है। और कह रहे हैं कि ये जो 12% है ना, ये इससे पहले जो लोकसभा थी 2014 से 19 की 16th लोकसभा, उसमें सिर्फ 27% ऐसे प्रपोजल थे जो कमिटीज़ के पास गए थे। 2009 से 14 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय 71% थे, और उससे पहले 14 जो थी हमारी लोकसभा, उसमें 60% थे। तो आप देखोगे ये भी आप ग्राफ की तरह बना सकते हो। आपको एक ग्राफ लेकर के वहाँ पर ईयर और वो परसेंटेज बना करके आप दिखा सकते हो कि ये डेटा भी जो कमिटीज़ के पास जो बिल्स जाते हैं उनका रिड्यूस होता जा रहा है। और बिल्स जो पास हो रहे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। एवरेज जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट से कम लग रहा है एक बड़े मेजर बिल को पास करने में भी। राज्यसभा तो लेस देन 1 घंटे में या फिर आधे घंटे से कम समय में उस बिल को पास कर दे रहा है। लोकसभा के अंदर 13 ऐसे बिल थे जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था।
अदर देन जो मिनिस्टर इंचार्ज था उस बिल का, सिर्फ उन्होंने बोला और वो बिल्स पास हो गए थे। तो ये बड़ा ही क्रूशियल डेटा है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, क्योंकि अगर हमारे बिल्स इस तरीके से पास होंगे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। फिर ये भी है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पेंडिंग हैं। देखो आप लोग जो साइंस एंड टेक की भी बात करते हो, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रिवेसी को लेकर भी क्वेश्चन भी था इस बार 2021 के प्रीलिम्स में, राइट टू प्रिवेसी को लेकर, इट कम्स अंडर आर्टिकल 19। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो मुझे ये बताओ कि कौन से ईयर में इसका स्टेटमेंट आया था। और चलो मैं ईयर आप बता देना, मैं आपको बताता हूँ। पुट्टुस्वामी स्टेटमेंट आया था, पुट्टुस्वामी का जजमेंट आया था, तो कौन से ईयर में आया था राइट टू प्रिवेसी को लेकर कि ये फंडामेंटल राइट है नहीं है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि पता चले कि ठीक है आपको अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया, सरोगेसी को रेगुलेशन को लेकर, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर, ये बिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं, ये पेंडिंग चल रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पा रही है। इसी कारण फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। अभी जो रिसेंट में विंटर सेशन हुआ था, उसकी जो कीमत थी, जो पब्लिक एक्सचेकर मतलब जितना भी पब्लिक का टैक्स वगैरह का जो मनी कलेक्ट होता है, उसमें से 133 करोड़ के आसपास तक का इसकी पूरी कीमत लगाई गई थी। फिर ऑर्डिनेंस राज भी ट्रिगर होता है। देखो ऑर्डिनेंस का आपको पता होगा, एक काइंड ऑफ टेम्परेरी बिल होता है। ये इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ्स की क्यों होती है? क्योंकि 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है 2 पार्लियामेंट के सेशंस के बीच में, ठीक है। और जब ये पार्लियामेंट का सेशन होता है उसके बाद इसको विदिन 6 वीक्स पास करना होता है, या फिर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि ऑर्डिनेंस पास होंगे। ऑर्डिनेंस में क्या होता है, गवर्नमेंट एक बिल बनाती है, प्रेसिडेंट से पास करा देती है टेम्परेरी पीरियड के लिए, और वो बिल जब तक चल रहा होता है, वो एक्ट जब तक चल रहा होता है, तो एक टाइम आ जाएगा कि हर बात के लिए ऑर्डिनेंस चलते रहेंगे। अच्छा, हिंदू में एक पहले एक एडिटोरियल भी आया था, मुझे एग्जैक्टली उसका टाइटल याद नहीं आ रहा है, आई थिंक प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस करके उसका कुछ टाइटल था। बड़ा ही शानदार टाइटल था, उसको ज़रा ढूंढने की कोशिश करना, या फिर जो यूपीएससी बुकलेट में हिंदू एडिटोरियल्स का भी जो मिलता है ना सेक्शन, उसमें सर्च कर लेना। उसमें उन्होंने बात की थी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंसेस भी हैं जिनको बार बार रीप्रोमलगेट किया जा रहा है। एक बार ऑर्डिनेंस पास किया, वो खत्म हो गया, उसको दोबारा उसको ऑर्डिनेंस बनाकर पास कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ बोला भी था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बस आप चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या सकते हैं इस परिस्थिति में, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हमारे पास एक एनुअल कैलेंडर होना चाहिए, है ना। यूएस की बात कर लो, यूके की बात कर लो, कनाडा बोलो, उन सबके पास एक कैलेंडर है, उन्होंने फॉर्मलाइज किया होता है, इतने दिन हम लोग बिजनेस करेंगे पार्लियामेंट में। हमारे यहाँ पर नहीं होता, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो एवरेज की बात करो उन कंट्रीज़ के अंदर तो 100 डेज़ के आसपास, अगर यूएस की बात करो, यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, ब्रिटिश के अंदर 150 डेज़ का इनका एवरेज निकलता है वहाँ पर। तो ये इसलिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सिटिंग डेज़, है ना। तो जैसे कि अगर हम लोग को बिल के ऊपर वाइडर डिस्कशन चाहिए, तो हमारे जो नंबर ऑफ सिटिंग डेज़ हैं उनको मिनिमाइज़ नहीं करना है, बल्कि उनको इंक्रीज़ करना है। क्योंकि क्या होता है ना, कम अगर डेज़ होते हैं तो हमारे बहुत सारे बिल्स जो होते हैं वो लास्ट में लैप्स हो जाते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से बिल्स लैप्स होते हैं, कौन से बिल लैप्स नहीं होते, जब क्या राज्यसभा के द्वारा पास किया गया, लोकसभा, ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, यहाँ पर बता नहीं सकता, बट ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ओके, ट्रेनिंग में होनी चाहिए मेंबर्स की, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको इतना पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है, डूज एंड डोंट्स क्या है, पार्लियामेंट्री एटिकेट्स क्या है। भाई एटिकेट की ना स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, कुछ नहीं पता है इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा हो, ऐसे ही पूछ ले आपसे, बताओ भाई एटिकेट की स्पेलिंग। अब नंबर काटेगा तो नहीं, लेकिन बता दिए तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ज़रूर दे देगा, और 1-2 नंबर से रैंक्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आपको पता ही होगा 2020 का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिन लोगों के सेम नंबर होते हैं उनके बेस्ड ऑन फ्यू सब्जेक्ट्स कैसे उनको सर्विस ऊपर नीचे हो जाती है, सर्विस नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर। तो एटिकेट मैं नहीं कह रहा पूछेगा कोई, बट कुछ नहीं पता है इंटरव्यूअर का, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो ये बेसिक में आता है। तो कहना कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई हमारा प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता पॉलिटिकल सिस्टम का। अभी रिसेंटली देखने को मिला था न्यूज़ में, कोई एक बीजेपी के एमपी थे, उनसे पूछा गया था, आई थिंक उनसे किसी लेबर मिनिस्टर के बारे में या फिर कोई तो मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था। वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कौन मिनिस्टर है। तो उनको आइडिया ही नहीं कि पार्लियामेंट में कौन सी मिनिस्टर का कौन मिनिस्टर है, वो बीजेपी के ही थे। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए यार। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशंस होती हैं, क्वेश्चन आर हैं, जीरो आर है, जो भी डिस्कशंस होते हैं उनकी क्वालिटी को और बढ़ाने की ज़रूरत है। प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो होता है लेजिस्लेटिव, पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, यानी कि बिल को आप लोगों ने राज्यसभा में रखा, डिस्कशन हुआ, फिर लोकसभा वगैरह में गया, जहाँ भी गया, उसके बाद में उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसकी अच्छी डेप्थ में जाँच पड़ताल होती है, रीडिंग वगैरह होती है 2-3। लेकिन वो कह रहा है कि पहले करके रख लो, है ना। तो बिल को पहले स्क्रूटनी करने के लिए पब्लिक के पास दे दो,
ठीक है। जैसे कि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह के सर्वे वगैरह ओपन है अभी भी, तो उनमें उन्होंने जो जो प्रपोजल रखे हैं वो रखे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ करने वाले, तो आप भी, हालांकि ये उन्होंने ये नहीं बोला है कि हमने ये बिल बना दिया है, वो कह रहे हैं कि आप प्रपोजल दो, रिकमेंडेशंस दो, पर ऐसा किया जाना चाहिए कि आप कोई बिल प्रेजेंट करो उससे पहले पब्लिक को दिखा दो, वेबसाइट्स पर रख दो, पब्लिक को बोलो कि पब्लिक अपने कमेंट्स उस पर दें, तो ये हो जाएगा प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो स्टैंडिंग कमेटीज़ का भी थोड़ा सा काम कम हो जाएगा और डिबेट्स वगैरह हेल्दी हो जाएंगे। फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना डिस्कशन की फॉर दी अपोजिशन पार्टीज़ वो बढ़ाओ। ये डेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना है। यूके के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट तकरीबन एक साल में 100 दिन के लिए मिलता है, अपोजिशन पार्टीज़ को 20 दिन मिलते हैं जहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कशन का एजेंडा रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे केस में जनरली जो डिसीजंस होते हैं वो पास होते हैं अपोजिशन पे, पर इंडिया में ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो अपोजिशन पार्टीज़ की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि डिक्टेटरशिप आ सकती है ना, तो इसलिए लेवरेजिंग पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी होती है, कभी जाके देखना पार्लियामेंट में, अभी तो जब नया बन जाएगा तब जाना कभी विजिट के लिए, तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसको लेवरेज करने का मतलब होता है टू यूटिलाइज दैट, उसका फ़ायदा उठाना। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिर्फ कुछ डेटा रखा हुआ है, पब्लिकेशंस हैं या फिर डिबेट्स वगैरह का डेटा है, वहाँ पर नॉलेज का बहुत अच्छा स्टोर हाउस है। तो जनरली जो लोग लॉ वगैरह की स्टडी करते हैं या फिर आगे जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो जिनको थोड़ा मौका मिलता है वो जाते हैं वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारे डिबेट्स के बारे में, वहाँ पर हर एक चीज़ नोटेड होती है। वर्चुअल मीटिंग्स की जा सकती हैं। हमारा जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उनमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एमपीज़ को फिजिकली मीट करना पड़े। ठीक है ना, तो बेसिकली वो कहते हैं कि एमपीज़ फिजिकली मीट नहीं कर सकते पार्लियामेंट हाउस में, तो उनकी मीटिंग की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब वो सिटिंग जो होती है वो प्रिसाइड की जाती है चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा या फिर ऑथराइज एमपी के द्वारा। तो एक लेजिस्लेटिव वर्क की कंटिन्यूटी के लिए ऐसे क्राइसिस में कोविड-19 के टाइम पर ज़रूरी है कि हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा कंडक्ट करें, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, ताकि इसका हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये सब वे फॉरवर्ड ही है। तो ये हमारा टॉपिक था, बहुत क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। मॉनसून का सेशन शॉर्ट था, ठीक है, एडजर्न सीनियर डाई 2 दिन पहले हो गया, 0 आवर क्वेश्चन आवर वगैरह में डिस्ट्रप्शन था और कंसेक्यूटिव सेशन को कट शॉर्ट किया था। समनिंग जो होती है आर्टिकल 85, अच्छा ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट क्या क्या चीज़ें करेगा, प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, समन करेगा, प्रोरॉग करेगा, डिसोल्यूशन करेगा। लिख लो कहीं पर, एड्रेस करेगा, समन करेगा, प्रोरॉग करेगा और डिसोल्यूशन करेगा, ये प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से 2 चीज़ें करेगा, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीनियर डाई। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीनियर डाई करेगा, बाकी सब चीज़ें प्रेसिडेंट करेगा। बाकी कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा, और कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है हमारा, ये सब पता होना चाहिए। 0 आवर क्या कुछ रीज़न से, 4-5 रीज़न से ट्रेजरी बेंच हो गया, प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जाता, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टैंडिंग कमेटी एटसेट्रा एटसेट्रा। कोस्ट वगैरह क्या थी, 120 डेज़ पहले 2 डेकेड्स में था पार्लियामेंट बनने के बाद, और अभी रिसेंट में देखो तो पिछले 2 साल पहले तक बहुत लो आ गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12%, 27%। ठीक है, उसके बाद बिल्स जो हैं, जो अभी तक पेंडिंग बिल्स है, तो इनका पता होना चाहिए। ठीक है, कितने 10 मिनट के अंदर एक बिल पास हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बर्डन 133 करोड़ का, छोटा छोटा डेटा है पूरा, अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है उसमें 1-2 भी लिख देते हो, अच्छे से याद रह जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो अपने आप लिख दोगे कि ऑर्डिनेंस का। उसके बाद एनुअल कैलेंडर बनाने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल देना कि यूएस में होता है, यूके में होता है, उनके एवरेज डेज भी लिख सकते हो, 100 डेज़ यूएस का है, 150 यूके का है। नंबर ऑफ सिटिंग डेज इंक्रीज़ करने चाहिए, मेंबर्स को ट्रेन किया जाए। प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। और अपोजिशन पार्टीज़ को 20 डेज़ यूके में मिलते हैं। लेवरेजिंग पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना चाहिए, वर्चुअल मीटिंग्स की जानी चाहिए। तो दैट्स इट हमारा टॉपिक। 20 मिनट लग रहे हैं, पर हाँ कि डिटेल में बताना ज़रूरी है, थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अगर आपको यूपीएससी की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट चाहिए तो उसमें ये सब कंटेंट मिलेगा। तो इसका सबका सैंपल मैंने दिखाया हुआ है इस वीडियो के लास्ट में 20 मिनट्स में, आप स्किप करके लास्ट 20 मिनट्स देख सकते हो, या फिर आपको लगे कि 20 मिनट्स तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक है, टाइम स्टैम्प है, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली लास्ट उसी मोमेंट पर पहुँच जाओगे। तो हर एक चीज़ का सैंपल वहाँ दिखाया हुआ है एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑल्सो। टॉपिक 1.3 टॉक्स अबाउट विमेन इन जुडिशरी। न्यूज़ में क्या होता है कि रिसेंटली पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जो 9 जजेस हैं उसमें 3 विमेन ने ओथ लिया था एक बारी में, तो इसलिए ये बहुत नोटिसेबल बात है। हालांकि विमेन इन जुडिशरी का टॉपिक पहले भी विजन की मैगजीन में आ चुका है और हम लोगों ने किया था, विमेन इन एग्रीकल्चर, विमेन इन जुडिशरी। तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस की, आर्टिकल कौन से हैं, उसके बाद एवरेज क्या सेक्स रेशियो चल रहा है जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी में, दोनों का डिफरेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है विमेन की जुडिशरी में, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए जाते हैं विमेन के द्वारा जुडिशरी में और वे अहेड क्या हो सकता है।
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ना कि सिर्फ पॉलिटी में बल्कि सोसाइटी सोशल इश्यूज़ में भी काउंट हो सकता है, और बहुत हद तक इसमें आपको डेटा मिलेगा जो आप एसे राइटिंग में या इवन एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार सुप्रीम कोर्ट का आइडिया लगा लेते हैं। आर्टिकल नंबर 124 से 147 में बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट की, मैं अभी हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये आता है पार्ट 5 में, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट 5 की बात की थी, तो थोड़ा ध्यान में रखना। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट किया गया था, और इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। और टोटल अभी राइट नाउ जो है वो 34 जजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी है। सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी 34 की है, ठीक है। 34 के अंदर क्या आता है, 33+1, यानी कि 1 जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो नंबर ऑफ जजेस का अमेंडमेंट था ना 33+1 वाला, ये 2019 का है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये रिसेंट अमेंडमेंट्स है। और एक और जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था वो 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था ना, उसको 2015 में बात की गई थी कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, NJAC, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली अनवैलिड बता दिया था। तो उसका आइडिया होना चाहिए कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो 2015 का। तो एक बेसिक सा आइडिया रखना अपना बस। और फिर ये फर्स्ट जज केस, चलो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 विमेन ने एक साथ अब हमारे पास 4 विमेन जजेस हैं, ठीक है, लेकिन 3 विमेन ने एक साथ ओथ लिया, और ये पहली बार हुआ है। और सबसे पहले जो फर्स्ट वुमेन जज थी उनका नाम आपको पता होना चाहिए, 1980 में जस्टिस M फातिमा बीबी। क्यों नाम पता होना चाहिए, क्योंकि देखो हो सकता है प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें एक ऑप्शन हो ऐसा कि 1980 में जस्टिस M फातिमा बीबी पहली विमेन जज थी। एपेक्स कोर्ट की ना बोलकर वो हाई कोर्ट की जज बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। एपेक्स कोर्ट मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। अगर हम बात करें कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अपॉइंटमेंट पहले तो बेसिकली हुआ करता सीनियर मोस्ट का, 1950 से 1973 के आसपास तक, ठीक है, सीनियर मोस्ट का था। फिर बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और फिर सेकंड जज केस के बाद जो 1993 में था, उसके बाद से सीनियर मोस्ट जज वो होते हैं अलोन, वही सिर्फ CJI बनते हैं। बाकी आपको क्वालिफिकेशन को पता ही होगा कि जो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर हाई कोर्ट के जज हों 5 साल तक, इस तरीके से। यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, और कंसल्टेशन होता है विद इस तरह के जजेस का सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए। 3 जजेस केसे का थोड़ा सा आइडिया रखना। 1981 के अंदर जो ये बेसिकली कुछ जगह पर 1981 दिखेगा आपको, कुछ जगह 1982 दिखेगा, तो ठीक है, आप इसको 1981 कंसिडर कर लो। तो इसमें बात की गई थी कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए व्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे। सेकंड जज केस जो 1993 का था, इसमें बात की गई थी कंसल्टेशन वर्ड की, ठीक है। तो कंसल्टेशन मतलब क्या था, ये वर्ड आपको ध्यान रखने कौन से जजेस केस के अंदर कौन से वर्ड का क्या मीनिंग था। तो कंसल्टेशन में बात की थी कि कंकरेंस एडवाइस होगी बाय द CJI और वो बाइंडिंग होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्लस में फिर बात करते हैं 1998 में थर्ड जज केस जब आता है, यहाँ पर कंसल्टेशन की बात की थी विद प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, ठीक है, यानी कि जो CJI होंगे वो कंसल्ट करेंगे कोलिजियम के साथ, उस कोलिजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। तो इवन उसमें से अगर 2 जजेस एडवर्स ओपिनियन देते हैं ना, तो वो रिकमेंडेशन आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। तो ये बात याद रखना, जजेस केस फर्स्ट सेकंड थर्ड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये मत सोचना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दे तो उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। ये जो ग्राफ है ना, इसको थोड़ा देखने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको शायद हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ देखोगे एवरेज सेक्स रेशियो की बात कर रहा है जजेस की हायर जुडिशरी में भी, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर बोल रहा हुआ है, यहाँ पर बात कर रहा है लोअर जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है एक्चुअली, हायर जुडिशरी की यहाँ पर वो बात कर रहा है जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो ना, वो उसी के अंदर हायर लेवल और लो लेवल की बात कर रहा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी जो हायर लेवल की पोजीशंस होती है दोनों में, उसमें मेल की रिप्रेजेंटेशन 88% है और फीमेल की 12 है। और जो किसी भी कोर्ट के अंदर जो लोअर पोजीशंस जुडिशरी होता है, उसमें जो पोजीशंस हैं वो 72% मेल होल्ड करते हैं और 28, यानी कि किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर आप देखोगे कि लोअर लेवल के अंदर फीमेल्स का एनरोलमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अच्छा तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर आप हायर लेवल की बात करोगे, वहाँ पर मेल डोमिनेट करते हैं। तो आप चाहो तो दोनों ग्राफ याद रख लो, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तो कम से कम तो याद रखना ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस, क्या है विमेन का, उसमें रिप्रेजेंटेशन अगर विमेन का होता है तो क्या फ़ायदा होगा।
देखो ये तो पहली बात है कि जिस तरह का कंट्री के अंदर डेमोग्राफी होगा उस तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लार्ज नंबर ऑफ़ वुमेन अवेलेबल होंगी, ठीक है, बार के अंदर, बट नंबर ऑफ़ वुमेन, अब ये डेटा है एक्चुअली, वुमेन के अंदर जो इंडिया में जो वुमेन है ना 50% है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, लेकिन बार के अंदर वुमेन का काउंट ज़्यादा है और लेकिन जजेस के अंदर वुमेन का काउंट स्मॉल है। अभी बार और जजेस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। बार के अंदर एक्चुअली एडवोकेट्स वगैरह होते हैं और जब जजेस की बात करते हैं तो आप उसको जजेस बोल दो या फिर उसको बेंचेस बोल दो, वही प्रमोशन वाली बात है, एक लोअर लेवल है एक हायर लेवल है, ठीक है। तो बार में तो वो देखेंगे कि ज़्यादा वुमेन है, लेकिन जब जजेस की बात करते हैं वहाँ पर वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाता है। पब्लिक का परसेप्शन तो विमेन जो जजेस होते हैं ना वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है हमारे देश के अंदर कि जुडिशरी के अंदर विमेन का कभी जस्टिस को लेकर और बेनिफिट्स को लेकर के विमेन का परसेप्शन इतना स्ट्रॉन्ग पहले कभी कंसिडर नहीं किया गया। अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनकी प्रेजेंस अवेलेबल हो, विमेन जजेस का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो हमारे कोर्ट्स की लेजिटिमेसी बढ़ेगी, हमें एक सिग्नल मिलेगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक्चुअल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये पब्लिक का परसेप्शन चेंज होगा एक नई डायरेक्शन की तरफ। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। विमेन जजेस भी हर तरह की उन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं सोसाइटी में, कल्चर में, इवन इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर भी। तो विमेन जो होती है कंपैरेटिवली सेंसिटिव होती हैं उन सभी इश्यूज़ को लेकर, ठीक है। फैमिली के रिलेशनशिप्स हों, ऑब्लिगेशंस हों, और विमेन जजेस अपने इन लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जब अपने जुडिशियल एक्शंस में लेके आएंगी तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके के कारण जो लोग खासकर अफेक्ट होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप, एक रिलेटिविटी फील करने को मिलेगी कि उनकी सिचुएशन को सामने जो समझने वाला है। बहुत सारे केसेस होते हैं ना, जैसे रेप केसेस हो गया या फिर कोई पॉक्सो एक्ट वगैरह हो गया, उसमें एक फीमेल जज जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन कंपैरिजन टू मेल जज, और उनकी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस वहाँ पर बहुत काउंट होता है। तो एक डिफरेंट तरीके का डिसीजन मेकिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। रोल मॉडल की बात करें तो हाँ, एक सोसाइटी के लिए एक अच्छे फर्दर फ्यूचर में जो एक बेटर विजन क्रिएट करने के लिए ज़रूरत है कि हमारे जो स्केल्स हैं जितने भी, उनमें हम लोग ये काउंट जो है हमारा विमेन का उसको इंक्रीज़ करें ताकि सोसाइटी के अंदर और लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो एनरोल कर सके अपने आप को ऐसी हायर पोजीशंस के लिए, अथॉरिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए। लेकिन विमेन के द्वारा चैलेंजेस फेस किए जाते हैं जुडिशरी में। सबसे पहला पैट्रियार्कल सोसाइटी। अच्छा, ये दो शब्द होते हैं, पैट्रियार्कल और पैट्रीलिनियल, दोनों में ना डिफरेंस होता है, ठीक है। पैट्रियार्कल का मतलब होगा कि वो पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रीलिनियल का मतलब होगा कि उसका जो डिसेंट है ना वो मेल फैमिली से चल रहा है। और मैट्रीलिनियल में जैसे क्या होता है कि जनरली हमारे जो भारत के अंदर मोस्टली आपको पैट्रीलिनियल मिलेगा, यानी कि पिताजी का जो नाम होता है वही बच्चे के नाम पर जाता है, उसके पर उसका वो फादर्स की जो डिसेंट होता है ना, मेल डिसेंट, वो चलता है। लेकिन एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी भी होती है। मैट्रीलिनियल सोसाइटी में क्या होता है कि मदर के डिसेंट पर चलता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग डिफरेंट होते हैं, इन्हें ज़रा ध्यान रखना। अब एक स्टडी की गई थी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोअर रिप्रेजेंटेशन है ना विमेन का जुडिशरी में, उसका एक बहुत मेजर जो रीज़न है वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। फिर हमारे बहुत ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि एक हायर पोजीशन तक जाने के लिए जनरली जो लॉयर्स होते हैं उनको कम से कम 7 साल के लिए कॉन्टिन्यूस लीगल प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तब तक उनका जो एज ब्रैकेट होता है 35-45 का हो जाता है। अब इस एज ब्रैकेट के अंदर विमेन को डिसएडवांटेज होता है क्योंकि उनकी शादी हो जाती है एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गेट मैरिड एंड दे हैव किड्स। उनकी जिम्मेदारियाँ कंपैरेटिवली बढ़ जाती हैं, है ना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पास लॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जुडिशरी के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आर्टिकल 233 कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा एक डिस्ट्रिक्ट जज का, उसमें कम से कम 7 साल के लिए आपको एडवोकेट रहना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो कॉलेजियम तो हम लोगों ने ऊपर बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। हायर जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट जो होता है वो एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के ऊपर होता है, ठीक है। अब जो ये अपॉइंटमेंट है ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ठीक है, और ये मेल डोमिनेटेड भी होता है। इसी कारण चांसेस होते हैं कि विमेन जजेस का सिलेक्शन कम होता है। हालांकि हिस्ट्री में पहली बार हम लोगों को देखने को मिला है कि जो करंट CGI हैं उनका और जो कॉलेजियम है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है विमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर इस चीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पूरा, ये डेटा याद रखना भाई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट है ना, ये विधि सेंटर की, ये पहले भी कई बार आ चुकी है। तो एक रिपोर्ट है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की 2019 की, उन्होंने कहा था कि 15% जो कोर्ट्स हैं इंडिया में उनमें विमेन टॉयलेट है ही नहीं। मतलब सोच के देखो, विमेन टॉयलेट ही नहीं है। और 2019 की रिपोर्ट है और हमारा स्वच्छ भारत अभियान कब से चल रहा है आप देखो। एक और दूसरी रिपोर्ट थी विधि सेंटर की, हालांकि ऊपर वाली याद रखना, नीचे वाली याद मत रखना, बट पढ़ लो एक बार। दूसरी विधि रिपोर्ट ने बताया था कि सिर्फ 40% जो 555 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें से सिर्फ 40% ऐसे हैं जिसमें फंक्शनल विमेन टॉयलेट हैं,
ठीक है, और 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट्स हैं ही नहीं विमेन के लिए, तो ऊपर वाला याद रख लेना, वो एक काफ़ी रहेगा। ट्रांसफ़र्स बहुत फ्रीक्वेंट होते रहते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा चैलेंज होता है विमेन के लिए, क्योंकि उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देखनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ की जो आउटरीच है वो बहुत ही सीमित दायरे के अंदर है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की एब्सेंस होता है, तो वुमेन्स जो होती हैं वो ग्रेटली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ज़्यादा एक्सप्लोरिंग नहीं कर पाती हैं, तो दे टेक रिस्क मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए हर कोई रिस्क ले नहीं पाता और वो लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हमको एक कंक्रीट डेटा चाहिए विमेन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ डायरेक्शन देने चाहिए डेटा कलेक्शन को लेकर, ताकि वो ये डिटरमाइन करें कि लोअर जुडिशरी के अंदर कितने नंबर ऑफ विमेन जजेस हो सकते हैं, होते हैं और होने चाहिए। ट्रिब्यूनल्स को लेकर भी सेम चीज़ होनी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, कॉलेजियम की जैसे हम लोगों ने मेजरली बात की थी। देखो, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अगर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो नीचे वाली जो चीज़ें होंगी वो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, नीचे वाले जो कोर्ट्स होंगे। अभी यहाँ पर एक मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, उसको याद रखना। मैंने रिसेंटली किसी एडिटोरियल में पढ़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बोला था, आपको, अब मुझे जज का नाम याद नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ऐसे मेंशन कर देना, एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। और ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर कहा गया था। ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हो। एथिक्स में बहुत जगह यूज़ होगी, ये पॉलिटिक गवर्नेंस में बहुत जगह यूज़ होगी, एसए में बहुत जगह यूज़ होगी। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट स्टेटमेंट था, सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर था, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ट्रांसपेरेंसी आया तो मुझे याद आएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। तो यूएन वुमेन के बारे में आपको पता होगा, तो फीमेल जजेस जो हैं उनकी इंप्रूवमेंट की जा सकती है अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस हो तो। रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना चाहिए हायर जुडिशरी के अंदर विमेन के लिए, जैसे कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में होता है, विदाउट डाइल्यूटिंग मेरिट। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल के अंदर क्या बात की जाएगी, मान लीजिए जैसे पहले एसटी हो गया, ठीक है, फिर एससी हो गया, फिर ओबीसी हो गया, तो ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि ओबीसी के अंदर आप ओबीसी को तो दे रहे थे, ठीक है, मान लीजिए आपने 27% ओबीसी को दिया, अब इस 27% में से आप कम से कम 10% दीजिए विमेन को इसी के अंदर, ओबीसी के अंदर, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल चलेगा। सेम चीज़ आप एससी के अंदर भी 10%, जितना भी एससी का होता है, मान लीजिए 10% एससी का होता है, उस 10% में से आप 5% दीजिए विमेन को। तो समझ पा रहे हो ना, उसी के अंदर ओबीसी के अंदर ही और कहाँ रिजर्वेशन दे सकते हो। ऐसे तो दे दिया, ये तो ओवरऑल दे दिया, लेकिन एसटी के अंदर और कहाँ रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। ट्राइबल्स को दे दिया, या फिर आपने विमेन को दे दिया, या फिर आपने जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उन लोगों के लिए दे दिया, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। फिर एक बड़ा अच्छा पॉइंट है मोर विमेन चीफ जस्टिस। अगर हम देखेंगे, अगर एक चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की होती हैं, तो जितने ज़्यादा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की विमेन होती हैं, तो रिलेटिवली वहाँ पर नंबर ऑफ विमेन जजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा एक रिलेटिव पॉइंट है। सेंसिटिव टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो विमेन्स होती है कंपैरेटिवली जेंडर को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो अगर वो एक डिसीजन मेकिंग पावर में होंगी जुडिशियल में, तो डिसीजंस कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होंगे। इक्वालिटी ऑफ विमेन जजेस के लिए हमको जो रिप्रेजेंटेशन है सभी लेवल पर देखना पड़ेगा, जुडिशरी में भी और पॉलिसी मेकिंग जुडिशियल काउंसिल्स वगैरह में भी। तो हमारा गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये विमेन का राइट है, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसमें दिस इज़ मोर देन राइट फॉर जजमेंट, राइट फॉर द अचीवमेंट, इट इज़ मोर देन दैट। ये बात मुझे लग नहीं लगा इतनी इंपॉर्टेंट है, बट ये मैंने हाईलाइट जो कर दिया ना, ये ज़रूर याद रख लेना। ये रूल ऑफ लॉ वाला पॉइंट इतना ज़्यादा हैवी नहीं, बट ये बहुत ज़रूरी है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था अपनी फेयरवेल स्पीच में कि जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ़ जेंडर डाइवर्सिटी इज़ फाउंड ऑन द बेंच। बेंच मतलब क्या होता है, अगेन जजेस वाला बेंच होता है, एडवोकेट्स का बार होता है, ये ध्यान रखना। तो इंदु मल्होत्रा ने अपनी फेयरवेल स्पीच में ये बात कही थी कि जस्टिस तभी हो पाएगा, न्याय तभी दिया जा सकता है जब बेंच के ऊपर भी जेंडर की डाइवर्सिटी होगी। अगर सिर्फ मेल्स ही बैठेंगे बेंच पे तो कंपैरेटिवली एक डायमेंशन जो होगी वो मिसिंग रहेगी, जो भी जस्टिस डिलीवर किया जाएगा। तो इट्स अ गुड टॉपिक, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको डेटा मिला होगा इसके अंदर। एंड ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स याद रखना। आर्टिकल्स कौन से थे, कौन से रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए थे, 2019 का 2015 वाला 2 अमेंडमेंट्स याद रखना, और 33+1 याद रखना। फिर ये रेशियो आप एक याद रख लो, मिनिमम एक याद रखो, दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में, ये तो पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें जो डेटा वेटा आता है बीच बीच में, वो आप याद रख लेना। जैसे कि ये जो था 35 से 45 की एज ग्रुप वाला था, चैलेंजेस में है ये इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट का। और ये जो विधि वाली जो रिपोर्ट थी ना, ये विधि वाली रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ गई, हाँ ये रहा, विधि सेंटर वाली लीगल पॉलिसी की। ये डेटा, ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे पॉइंट्स में बहुत वेट आ जाता है। तो
दैट्स इट मोर इसमें और हाँ इंदु मल्होत्रा वाले स्टेटमेंट, ये ना लोग मिस कर देंगे। आप ये मत सोचना कि ठीक है मेरे पास तो मैगजीन है, ये भी मत सोचना कि हाँ सब लोग लिख लेंगे। जितने लोग मैगजीन को पढ़ रहे हैं उसमें से सब लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन भी नहीं होता, और जिनका सिलेक्शन हो भी जाएगा वो बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें लिख लो, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप ये लिख के आओगे एग्जाम में तो आपको नंबर मिलेंगे इसके। टॉपिक नंबर 1.4 टॉक्स अबाउट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ। तो रिसेंटली एक प्ली फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स को कैसे प्रोहिबिट किया जा सकता है। गैम्बलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, लॉटरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बेटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। इनकी लीगल पोजीशन क्या है इंडिया में? कुछ जगह पर अलाउड है, लीगलाइज है, कुछ जगह पर इलीगल है। तो ये कभी ना कभी ऑप्शंस में आ सकते हैं। और वही जैसे हम लोगों ने पहले कास्ट सेंसस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि लीगलाइज कर दिया जाए, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बोलते हैं लीगलाइज मत करो। इसी से रिलेटेड एक लोधा कमेटी भी थी जहाँ पर उन्होंने स्पेशली कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की थी बीसीसीआई में, वहाँ पर बेटिंग और फिक्सिंग को लेकर, वो भी देख लेंगे हम लोग। एंड देन वे फॉरवर्ड कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, और एक कंक्लूजन में अगेन एक अच्छा स्टेटमेंट है एक जस्टिस डिपार्टमेंट की, जस्टिस क्या नाम था इनका, नाम डी से कुछ था, डिपार्टमेंट नहीं, जस्टिस डीपी मेडॉन। तो ऐसे स्टेटमेंट सब सही है, पहले तो नहीं देखे थे विजन की मैगजीन्स में, जैसे ऊपर जस्टिस इंदु मल्होत्रा का था। तो इस तरीके से ठीक है, ये काम आएंगे आपको बहुत। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि गैम्बलिंग को लेकर स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता होगा 7th शेड्यूल के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैंने यूपीएससी की जो ऑल इन वन हैंडी बुकलेट है उसमें भी आपको ये मिलेगा ये सब। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएंगे सारे सैंपल्स, उसमें दिखाया भी हुआ है। तो स्टेट सब्जेक्ट होता है गैम्बलिंग, और ये एंट्री नंबर 34 में आता है। आपको एंट्री याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल क्या है, उसमें किस तरह की लिस्ट होती है, कुछ टॉपिक्स जिनका आइडिया, एजुकेशन कहाँ है, फॉरेस्ट किसके अंडर है, लॉ एंड ऑर्डर, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो बैटिंग गैम्बलिंग की जो डेफिनेशन है ये एज़ पर द फाइनेंस एक्ट 1994 एक्ट, बैटिंग या फिर गैम्बलिंग। वैसे तो आप देखो तो बैटिंग का मतलब शर्त होता है, गैम्बलिंग का मतलब जुआ होता है, लेकिन अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि एक ऑफिशियल एक्ट है हमारा, उसमें बैटिंग और गैम्बलिंग दोनों को एक ही चीज़ माना गया है, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग बैटिंग और गैम्बलिंग का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को जिसकी कोई वैल्यू है, किसी कोई कीमत होती है, आप उसको स्टेक पर लगाते हो, ठीक है। पर्टिकुलरली उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता है और उसकी एक उम्मीद होती है आपको कुछ गेन मिलेगा उसमें। लॉटरी की अगर बात करते हैं तो ये यूनियन लिस्ट में, ध्यान रहे, बेटिंग एंड गैम्बलिंग कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। लेकिन अगर आप लॉटरी की बात करते हो तो ये लिस्ट 1 में आती है। लिस्ट 1 कौन सी? हमारी यूनियन लिस्ट है, ठीक है, 7th शेड्यूल की, और इसको गैम्बलिंग से एक्सक्लूड किया गया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से कि गैम्बलिंग और बैटिंग के अंदर लॉटरी आता है, नहीं आता, नहीं आता। इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास लॉटरीज का रेगुलेशन एक्ट भी है। अब ये मैंने अलग से हाईलाइट किया था, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द को सुनने की कोशिश करना। सेंटर ने क्लेम किया है कि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ना, कि किसी गेम को गेम ऑफ स्किल मानना है, गेम ऑफ चांस मानना है ना, देखो गेम ऑफ स्किल वाली बात होती है और गेम ऑफ चांस वाली, उसके अंदर गैम्बलिंग होगा नहीं होगा ये सब स्टेट के ऊपर जाता है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब ये कुछ लीगल पोजीशंस हैं, ये हमको मुझे लगता है याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये छोटा छोटा फैक्चुअल डेटा आता है एग्जाम में। जैसे कि इंडिया में हॉर्स रेसिंग लीगल है, क्यों लीगल है ये भी पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू के अंदर कि इंडिया में हॉर्स रेसिंग लीगल क्यों है? क्योंकि हॉर्स रेस के अंदर कुछ पहले से स्किल्स चाहिए होती हैं, वहाँ पर प्योरली गैम्बलिंग नहीं होती, सिर्फ सट्टेबाजी जुएबाजी नहीं होती, वहाँ पर कुछ स्किल चाहिए होती है आपको, इसलिए आप हॉर्स रेसिंग को लीगल कर सकते हो। तो हर वो खेल जहाँ पर आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें लीगलाइज होंगी। इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने लॉटरी को लीगलाइज किया हुआ है, जैसे गोवा, केरला, अरुणाचल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अब आप एक छोटा सा मैप लो और उसमें सिर्फ ये स्टेट्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, उस मैप को छोड़ दो साइड में, बस उनको स्टेट्स के अंदर लिख लो, एल लिख लो, ऐसे लॉटरी से आइडिया लग जाएगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग और लैंड बेस्ड कसिनोज ये भी लीगल हैं गोवा, सिक्किम, नागालैंड और दमन में, ठीक है। ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंडर आते हैं। अब ये ध्यान और पता होना चाहिए आपको, दमन एंड दीव, दादरा और नागर हवेली जो है ये मर्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र ने प्रोहिबिट किया हुआ है गैम्बलिंग को, ठीक है। इनका स्टेट एक्ट आपको जानना ज़रूरी नहीं, अनटिल और अनलेस आप महाराष्ट्र स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। ई गेमिंग जो कि गेम ऑफ चांस होता है ये लीगलाइज्ड है सिक्किम में और नागालैंड में। तेलंगाना एंड अरुणाचल ने गेम ऑफ स्किल को इलीगल कंसिडर किया था, ध्यान रहे, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना गेम ऑफ स्किल की यहाँ पर, लेकिन तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश ने गेम ऑफ स्किल को भी इलीगल कंसिडर किया था। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, रमी फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स, इन्होंने अपना खुद का एक सेल्फ रेगुलेशन कोड अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए सेटअप किया हुआ है। तो ये कुछ अलग अलग स्टेट्स का डेटा है, ये
मैंने इसलिए डिफरेंट कलर में हाईलाइट की ये चीज़ें, इनको गलती से भी भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो कहती हैं कि वो अगेंस्ट हैं कि भाई बैटिंग और गैम्बलिंग वगैरह को लीगलाइज मत करो, कानूनी तौर पर इनको कोई दर्जा मत दो। पहला तो मॉरलिटी की बात है, एक नैतिकता की बात की जा रही है। हमारे भारत के कल्चर के अंदर गैम्बलिंग जैसी चीज़ों को, सट्टेबाजी और जुआ वगैरह को कल्चर के पार्ट की तरह से पहले कभी स्वीकारा नहीं गया था, ठीक है। तो समाज ने इनको कभी अप्रूवल दिया ही नहीं था, तो हमारी मोरालिटी के अगेंस्ट हो जाते हैं ये। प्रिवेंट, अच्छा ये ध्यान रही, ये थोड़ा कहीं मोरालिटी की और ये सोसाइटी की बात हो रही, तो ये कंटेंट का छोटा सा एक पॉइंट आप कहीं ना कहीं एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। इट ऑल्सो प्रिवेंट सोशल हार्म, ठीक है। गैम्बलर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली जब, ये तो आपको सबको देखो महाभारत का जो गेम था, ठीक है, जो द्यूत सभा थी, उससे पता होगा कि जब वो हारने लगता है ना युधिष्ठिर, तो उसको लालच दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा कि ठीक है तू हार रहा है तो अब मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, तो ये वाला गेम जीत गया तो मैं तेरा सब कुछ वापस कर दूंगा, ठीक है। हर बार तो लास्ट में ये भी बोलता है कि द्रौपदी को दांव पर लगा दे, और अगर तू जीत गया तो तेरा सारे राज्य वगैरह जो भी तेरा मैंने जीता था अभी तक का, वो सब मैं वापस कर दूंगा। तो वो बेसिकली वही होता है कि जब आप हारने लगते हो तो आपको एक लालच मिलता है कि अब मैं जीत गया तो और मेरे को ज़्यादा सब कुछ रिकवर हो जाएगा, और वो लॉस के कारण ना, वो जो होप होती है ना, लॉस, वो होप टू गेन, वो आपका और ज़्यादा नुकसान करवाती रहती है। तो प्लस में इट इज़ प्रोटेक्टिंग द पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बचपन में जब हम लोग देखते थे स्कूल का ना, एक वो मिला करता, ऐसे राइटिंग होता था स्कूल में, तो उसमें दिवाली का मिलता था कि दिवाली के दिन बहुत लोग जुआ खेलते हैं, इस दिन लोग अपने पैसे का नुकसान कर देते हैं। तो नॉट जस्ट इंडिविजुअल के इकोनॉमिक स्टेट के ऊपर, बल्कि उसकी सोशल लाइफ में, उससे कनेक्टेड लोगों की सोशल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको लीगलाइज कर दोगे ना, तो ये प्रमोट करेगा गैम्बलिंग को, ठीक है। ज़्यादातर यूथ होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो गैम्बलिंग के एडिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब गैम्बलिंग के एडिक्शन के कारण क्राइम्स होते हैं बहुत सारे, मेंटल इलनेस भी आ जाती है, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखो, अब आप सोचने की कोशिश करो तो इनमें जितने भी ये सब दिए गए थे ना, इनका कोई ऐसा डेटा हमको नहीं दिखाया गया है कि गैम्बलिंग के कारण ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इनका जो वजूद होगा ना इन पॉइंट्स का, वो इतना हैवी नहीं जाएगा। अभी आपके पास कोई ऐसा डेटा होना चाहिए जहाँ पर आपके पास कुछ इनका बेनिफिट हो, तो आप लीगलाइजेशन की बात कर सकते हो। जैसे कि लीगलाइज करने की बात की गई है, अच्छा मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जो लिखा है उसकी बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लीगलाइज करो, मैं कह रहा हूँ कि लीगलाइज वाले में देखना फैक्चुअल डेटा ज़्यादा मिलेगा जो बताता है कि हाँ इसके फ़ायदे क्या होंगे। लेकिन जब बात की लीगलाइज मत करो, उसमें ऐसा फैक्चुअल डेटा नहीं था, वो बस हवा में बातें थी, बहुत सारी सच हैं पर वो हवा में है, कोई तथ्य उनका ऐसा स्पष्ट नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी होगी मनी की, ठीक है ना, या फिर वो क्या होगा, इलीगल चैनल से ट्रांसफ़र होगा। अगर आप इसको लीगल कर दोगे, कानूनी दर्जा दे दोगे, तो मुदगल कमेटी ने कहा था कि अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर बैटिंग को लीगलाइज कर दोगे तो ब्लैक मनी बहुत हद तक कम हो जाएगा। 2013 में जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी एक रिपोर्ट थी, इसका टाइटल था रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स बैटिंग इन इंडिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये दो चीज़ें, लोधा कमेटी और ये फिक्की की रिपोर्ट 2013 की, पहले भी एक बार आ चुकी है। और स्पोर्ट्स को लेकर तो सब लोगों को मिल ही गया था सरप्राइज 2021 में। तो थोड़ा आइडिया रखो, ऐसा नहीं कि पूरा सिर्फ स्पोर्ट्स ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर थोड़ा आइडिया रखो। तो फिक्की की रिपोर्ट थी रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स बैटिंग इन इंडिया। उन्होंने हाईलाइट किया था कि अंडरग्राउंड बैटिंग का जो मार्केट है इंडिया में, उसकी जो कॉस्ट है वो 3 लाख करोड़ के आसपास है। 3 लाख करोड़ के आसपास इसकी कीमत जाती है। तो अगर आप लीगलाइज कर दोगे तो आप करप्शन स्पोर्ट्स में रोक सकते हो, जो कि प्रॉब्लम आए दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्रिकेट में खास कर लेके, क्योंकि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है ये। किस तरीके से बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब से कनेक्टिविटी होती है क्राइम की, अगर आप इसे लीगलाइज कर दोगे, आप इसके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन ले आओगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ कनेक्टिंग डॉट्स मिल जाएंगे, आप क्राइम को भी रोकने में इसमें मदद कर सकते हो। जैसे कि इसके बाद क्या होता है, चेन स्नैचिंग, लूटिंग, स्टीलिंग। अब चेन स्नैचिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर लिख दिया, मुझे लगता है कि आप लूटिंग और स्टीलिंग को आप बहुत हद तक मेंशन कर सकते हो, फ्रॉड को कर सकते हो मेंशन। फिर गवर्नमेंट अगर इसको रेगुलाइज करेगी, रेगुलेट करेगी, तो उसने कुछ ना कुछ टैक्सेस रखेगी उसके ऊपर, है ना। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकती है, टूरिज्म को डेवलप कर सकती है ना, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री बन जाएगा। सोशल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अगर आप लीगलाइज कर दोगे तो बहुत सारे यंग और वल्नरेबल जो होते हैं, जिनको इनका कोई तरीका नहीं होता, उनको बहुत अनवाइज बैटिंग बिहेवियर होता है, उससे उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। फिर बहुत सारे इमर्जिंग चैलेंजेस भी होंगे, ठीक है, जैसे कि आप जिस तरह से देख रहे हो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसमें एनोनिमिटी आ रही है। अभी ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, तो आगे आगे डेवलप होगा, तो कल को ये चीज़ हो सकती है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग में भी आ जाए ब्लॉकचेन वाला कॉन्सेप्ट, कि पता नहीं चलता कि कौन सा सोर्स है। तो कल को ये जब ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ता जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो उस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि इसको टाइमली हम लीगलाइज कर दें। अभी लोधा कमेटी की रिपोर्ट का थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं। आप लोगों ने पहले सुना होगा इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको सेटअप किया गया था कि कुछ सूटेबल रिकमेंडेशन दो BCCI के लिए।
तो उन्होंने कहा था, इनकी रिकमेंडेशन पहले ही थी, उन्होंने कहा था बेटिंग को ना लीगलाइज कर दो, लेकिन उसमें से कुछ एक्सेप्शन दे दो। ये जो BCCI और IPL के रेगुलेशंस होते हैं इनको एक्सेप्शन दे दो, ठीक है। यानी कि जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, प्लेयर्स होंगे, ठीक है, वो लोग बैटिंग ना करें, बाकी जो आम जनता हो बैटिंग कर ले, ठीक है। मॉनिटरिंग इसकी अच्छी रखो, ठीक है। और जो भी प्लेयर्स वगैरह होते हैं, ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, उन सबके एसेट्स और इनकम को डिक्लेरेशन ले लो, ठीक है। और लाइसेंसिंग कर दोगे तो कहीं ना कहीं उसके कारण पैसा भी आएगा, रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल रहेगा, पता रहेगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है। आगे बात करते हैं वे एड क्या हो सकता है। कैटेगराइज कर दो गैम्बलिंग को, एक कर दो प्रॉपर गैम्बलिंग, एक कर दो स्मॉल गैम्बलिंग। प्रॉपर गैम्बलिंग के अंदर हायर इनकम ग्रुप वालों को दे दो जिनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। देखो हायर स्टेक्स वाली चीज़ें वही लोग करेंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है। एक स्मॉल गैम्बलिंग की कैटेगरी बना दो जहाँ पर लो इनकम वाले लोग होते हैं, उनकी एक लिमिट सेट कर दो कि तुम इतने तक की गैम्बलिंग कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए कर दो कि सिर्फ इंडियन लाइसेंस ऑपरेटर्स जो होंगे इंडिया से, जिनके पास वैलिड लाइसेंस होगा, उन्हीं को इसकी अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है। और एक अच्छा सा कानून लेके आओ जहाँ पर FDI का भी बात हो। ऑब्वियसली बात, आप रेगुलेट करोगे तो आप FDI की बात करोगे, भाई बैटिंग के अंदर कितना हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इस बार आपको पता होगा FDI को लेकर और FII को लेकर भी क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2021 में। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड इनके साथ कनेक्ट करने की भी बात करो। पार्लियामेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। अब रेगुलेशन की बात होगी तो हो गई। एक मॉडल लॉ भी लेके आ सकते हैं। मॉडल लॉ का मतलब क्या होता है कि आप एक एक्ट बना दो, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें अपने अकॉर्डिंगली उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये कर सकते हो आप। पार्लियामेंट के पास ऑब्वियस सी बात है पावर होगी। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड है इंडिया का 2011 का, इसका एम है कैसे प्रिवेंट करें हम लोग बेटिंग और गैम्बलिंग स्पोर्ट्स के अंदर। और दूसरे भी कुछ कोड्स एप्लीकेबल हैं, इन सबको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम कल को इसमें कुछ इसको लीगलाइज करते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं पार्लियामेंट का इंटरवेंशन। कुछ एक्ट्स के नाम है, कुछ मोड्स के नाम है। अभी कंक्लूजन में ये बड़ा सही है, जिसको मैं गलती से जस्टिस डिपार्टमेंट कुछ बोल गया था, तो इट्स जस्टिस DP मेडॉन, उन्होंने एक बार रिमार्क किया था, ये बड़ा अच्छा है, एथिक्स में भी यूज़ हो सकता है कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी चेंज होती है, हमारा जो लॉ है इट कैनॉट रिमेन इम्यूटेबल। जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी की नीड्स को सर्व करने के लिए, ठीक है। ध्यान रहे चीज़ें डेवलप होंगी, कानून के अंदर आपको बदलाव लाने होंगे। कानून पुराना हो जाता है तो दिक्कत बढ़ जाती है। महाभारत का एक और एग्जाम्पल दे सकते हो भीष्म को लेकर कि श्री कृष्ण ने भीष्म को यही बात बोली थी कि तुम्हारी जो वो थी ना अपनी प्रतिज्ञा तुमने ली हुई थी, परंपराओं के चक्कर में सारा युद्ध हुआ है। अगर तुम परंपराओं के चक्कर में ना फंसे रहते और जिस दिन वो द्यूत सभा हो रही थी उस दिन तुम द्रौपदी की रक्षा करते, अपनी परंपराओं पर ना टिके रहते कि जो राजा ने बोल दिया मैं वही करूँगा, तो शायद ये युद्ध ही ना होता, शायद ये लाखों लोग नहीं मरते। तो समय के साथ कानून को बदलने की ज़रूरत है। सोसाइटी डेवलप होती है, इस कानून को बदला जाए, ठीक है। ये महाभारत वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। और ये 2-4 चीज़ें हैं बस। तो बैटिंग गैम्बलिंग के कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी। स्टेट सब्जेक्ट होता है गैम्बलिंग, लॉटरी यूनियन लिस्ट में आती है। ध्यान रहे दोनों के अलग अलग एक्ट्स हैं। और हॉर्स रेसिंग इंडिया में लीगल है, कुछ स्टेट्स के अंदर जैसे बिल्कुल ही इलीगल है, जैसे कि तेलंगाना हो गया, अरुणाचल, मोस्टली सिक्किम, नागालैंड वगैरह हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गोवा, दमन वगैरह में मोस्टली चीज़ अलाउड है। मोरालिटी के अगेंस्ट से सोशल हार्म होता है और सोसाइटी को बहुत सारी डिफरेंट तरह के लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। लीगलाइज करने के कारण ज़्यादा यूथ इसके एडिक्ट हो सकते हैं। लोधा कमेटी ने क्रिकेट के अंदर बताया था कि इसको लीगलाइज कर दो, लेकिन रेगुलेशन रखो, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करो और सबके एसेट्स और इनकम वगैरह का डिक्लेरेशन लो। मुदगल कमेटी ने बात की थी उन्होंने, और फिक्की की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कुछ बताया था कि जो अंडरग्राउंड बैटिंग का मार्केट है वो बहुत ह्यूज है, 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट है। अगर हम लोग उसमें लीगलाइज कर देते तो करप्शन भी रुकेगा, करप्शन के कारण कनेक्टेड क्राइम रुकेंगे, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, सोशल बेनिफिट्स होंगे और फ्यूचर वाले जो टेक्नोलॉजीज होंगे उनको चैलेंजेस को रोका जा सकता है। वे हेड में हम लोगों ने देखा कि 2 कैटेगरीज थी, प्रॉपर गैम्बलिंग, स्मॉल गैम्बलिंग, हायर इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप के लिए। ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात की गई थी कि FDI के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। लॉस वगैरह के लिए हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शन के ऊपर लिमिट लगा दो और पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लिंकेज भी कर दो। पार्लियामेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, मॉडल लॉ भी लाया जा सकता है और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया इसको भी अमेंड करना पड़ सकता है। कंक्लूजन में जस्टिस DP मोहन की स्टेटमेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, यहाँ पर 4 टॉपिक पॉलिटी के कंप्लीट होते हैं हमारे। मैं आपको UPSC हैंडी बुकलेट के बारे में सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये सब कंटेंट आपको मिलता है इस UPSC की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में। तो मेंस के क्वेश्चन ये हैं 400 से ज़्यादा। ये माइंड मैप्स का एक्चुअली थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, ये डबल हो चुका है, तो इट्स नॉट 300, इट्स एक्चुअली 600, ठीक है। इसमें स्टैटिक हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया,
मेन स्पेसिफिक हो गया, प्रीलिम स्पेसिफिक हो गया, और मेजरली जो हमारे जो सोर्सेज हैं, जैसे कि कोई जो अभी अच्छी मंथली मैगजीन्स हैं उनमें जो भी टॉपिक्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, या फिर जो सनसेट टीवी पर जो पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था उनमें जो टॉपिक्स जो बहुत मेजर होते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे, और आपको मैं सैंपल भी दिखाऊंगा अभी सारे के सारे। निमोनिक्स हैं 200 से ज़्यादा, ये सबके सैंपल हैं अभी इसी वीडियो में। इस आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़। हिंदू के एडिटोरियल के लिंक्स है इसमें, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स के लिंक्स भी हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट भी है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, टॉपर्स डेटा, 7 शेड्यूल, साथ में इसमें कुछ फ्री कंटेंट भी है इसी के साथ। 4 मिनट से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, मेंस के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, और प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर ये टॉपिक वाइज और ईयर वाइज अलग अलग तरीके से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन और रिवीजन की एक पाइपलाइन की एक टेक्निक है बड़ी अच्छी, और कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सब मैं आपको भी दिखा देता हूँ सैंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या कुछ होता है, कैसे डाउनलोड करना होता है, सब इसी लिंक में होगा। इसके बाद वीडियो लगातार देखते रहो, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये माइंड मैप्स है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको सामने स्क्रीन में फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें नंबर ऑफ़ आइटम्स भी लिखे हुए हैं। तो जून, जुलाई और अगस्त 2021 के फोल्डर्स अभी आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके 3-4 दिन के अंदर इन फोल्डर्स में भी कंटेंट आ जाएगा। और बाकी जिन लोगों का पहले हो जाएगा डाउनलोड तो उनको वाया ईमेल ही अपडेट के थ्रू मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपको माइंड मैप्स दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत सारे समय से 2020 से लेकर के, और जो मेजर जो सोर्स यूज़ किया गया है वो सनसेट टीवी है। पहले जो राज्यसभा टीवी हुआ करता था वही अब सनसेट टीवी हो गया है, और जो कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स भी आते हैं जो कि अक्सर मेंस के क्वेश्चन में बहुत पूछे गए हैं, और इवन प्रीलिम्स में भी। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे कि मान लो दिसंबर 2020 का ये फोल्डर खोल लेते हैं, तो रिलीजन एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, अभी मेन स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और ये स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग दोनों ही जगह पे काम आएगा। सिम होता क्या है, अबाउट क्या होता है, वो कैसे इंडिया की डेवलपमेंट को एनहेंस कर सकता है। एजुकेशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में चैलेंजेस, उसके द्वारा क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। तिब्बतन पॉलिसी के ऊपर भी है, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। वोटिंग राइट टू एनआरआईज मिलेगा। तो मैं आपको सारे तो खोल के ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा कम समय होता है। ये एक्स्ट्रा माइंड मैप्स अगर दिखाऊँ तो कार्नेटिक म्यूजिक हो गया, बुद्धिज़्म की बात कर लो आप, तो देखो छोटे छोटे जब माइंड मैप की फॉर्म में होते हैं ना, ये याद करने बहुत आसान हो जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के ऊपर बिल हो गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी था, कम्युनिटीज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक हो गया, बहुत सारे मिलेंगे। म्यूज़िक के 2 हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, गगनयान, फॉरेन ट्रैवलर जो होते हैं इंडिया के अंदर आए थे उन सब के बारे में, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ग्रीन बिल्डिंग, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया चाइना, उसके बाद इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, इंटरनेशनल रिलेशन के तो ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट हैं यहाँ पर। जैनिज़्म आ गया, खेड़ा सत्याग्रह, बहुत सारे टॉपिक्स। स्टैटिक हो गया, प्रीलिम्स के लिए हो गया, करंट अफेयर्स के लिए हो गया, मेन स्पेसिफिक हो गया, मॉडर्न स्लेवरी हो गया, और नैनो कल्चर की बात, सॉरी जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, वो वाले हो गए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अबाउट क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखेना। अगर आप इनको टोटल काउंट करोगे तो ये मोर देन 480 जाएगा, और इसमें भी और भी ऐड होंगे तो ये 500 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 600 के आसपास ही आपको मिलेंगे। तो आपको दिखा होगा 400 500, लेकिन ये 600 से ऊपर जाएंगे, और आपको ईमेल में अपडेट भी मिलता रहेगा। वो मैं इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा ये जो अपडेट वाला प्रोसीजर है वो कैसे है। तो बहुत सारे मतलब वही है, मैं आपको सारे एक एक करके ओपन करके क्या दिखाऊंगा, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। सेडिशन लॉ भी हो गया है ना, रोड सेफ्टी को लेकर के हो गया, ये चीज़ें आती रहती हैं एग्ज़ाम में। और ये पॉक्सो एक्ट के ऊपर हो गया, फिर ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, पार्डनिंग पावर होगी पर प्रेसिडेंट की, गवर्नर की। तो पॉलिटी के टॉपिक्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मिक्स में चलते हैं। जो उस मंथ में जो चीज़ें, नंदा देवी ग्लेशियर का चल रहा था कुछ समय पहले, तो ये वो भी है इसमें। और वाटर सैनिटेशन हो गया, 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रहा था चाइना का, फिर इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चंस उठे थे। तो हर तरह के मेजर टॉपिक्स जो जनरली सनसेट टीवी पे रहते हैं, हिंदुस्तान जो द हिंदू में आते हैं, और जो मेजर मैगजीन्स में जो मेजर टॉपिक्स कवर होते हैं, टॉपिक्स सब वही होते हैं हर जगह पर, थोड़ा बहुत बस आगे पीछे रहता है, कोई किसी मंथ में रहता है, कोई किसी मंथ में। तो ये मेंस में, प्रीलिम्स में, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह के टॉपिक्स हैं, बहुत यूज़फुल होंगे आपके कंटेंट को याद करने में। अगर देखो बात की जाए निमोनिक्स की, तो ये बहुत सारे कंटेंट को याद करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ इंडेक्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राइट्स हो गया, प्रीएम्बल के कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, टाइप्स ऑफ रेट्स, इनके सबके निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स से क्या कुछ लिया गया, रिवर डैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। 2021 में तो लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन, बट नहीं आया, बट स्टिल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाद में आएंगी। और बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स हैं आपके सामने। फर्स्ट 5 ईयर, सारे 5 ईयर प्लान के शॉर्ट हैं। नॉर्थ सी कंट्रीज़ हो गया, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, इंडेक्स है। अब मैं जल्दबाजी में सारे दिखाऊंगा नहीं, ठीक है।
तो ऑल दिस इंडेक्सेस विल बी, ये सबके निमोनिक्स होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे, मोर देन 85 के आसपास पेजेस हैं इस पूरे में। और ये कितने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका काउंट ही नहीं है कोई। तो सारे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाती हैं। जो चीज़ें याद ना हो, मान लो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में याद करना हो तो आप सीधा एक्सक्यूज़ मी याद करो। ये एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस हो गया, मार्केट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इस तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में याद करो vpro.co.in, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट इनकम, है ना। कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए CCC फंड्स हो गया, C3 फंड्स हो गया। और मिसाइल्स अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो पटना। इस तरीके से होते हैं सारे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये याद करने में बहुत हेल्प कर देती हैं। कुछ एक दो हिंदी में भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें ना, कभी कभी हर एक चीज़ ऐसी ईजी नहीं हो पाती, तो हिंदी वाले भी टाइप के भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राम की, काली की, काश महान होते, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जैसे दूसरे तरह के निमोनिक्स है, ब्राइटेस्ट स्टार को लेकर, 4 DNA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेकर हैं। तो सो मच ऑफ कंटेंट की सारा तो याद कर भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है ये।